फिर बात करते हैं पारितंत्र की, इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो लास्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं अपन, तो लाइक वाइक कर देना वीडियो को, कमेंट जिसने नहीं किया अभी तक वो कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चलो अब आगे चलते हैं। पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, पारितंत्र होता क्या है, प्रकृति की क्रियाशील इकाई है। क्या है, प्रकृति जो है उसकी क्रियाशील इकाई क्या है, पारितंत्र है, आपका इकोसिस्टम है। इसके अंदर क्या जीवधारी जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। एक तो जीवधारी जो है, सारे जो जीवधारी मतलब मैं आप सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हो, क्या इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और क्या है, जो अपना वातावरण है, ठीक है, जो अपना वातावरण जो प्रकृति है उसके साथ में भी वो इंटरेक्शन करते हैं। तो यही क्या, पारितंत्र, जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्या है, परस्पर क्रिया करते हैं। तो यही क्या है, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। चलो अब भाई दो कैटेगरी क्या है, ये दो पारितंत्र है, ये दो कैटेगरी का इकोसिस्टम जो है वो दो कैटेगरी का होता है, एक है स्थलीय और एक है जलीय। ठीक है, तो स्थलीय के अंदर क्या आ जाएगा भाई, जंगल आ गया, आपके घास के मैदान आ गए, ठीक है, मरुस्थल आ गया, ये सारे स्थलीय के अंदर आ जाएंगे। जलीय के अंदर आ जाएंगे झीलें हो गई, तालाब हो गया, जो दलदली क्षेत्र होगा, नदियां हो गई, जवार जो नदमुख हो गया, वो सारे किस में आ जाएंगे, जलीय के अंदर आ जाएंगे। मानव निर्मित जो पारितंत्र कौन सा, मानव निर्मित इकोसिस्टम कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, शस्य भूमि, शस्य भूमि क्या होती है, क्रॉप फील्ड, मतलब खेती करी अपन ने, खेत के अंदर फसल लगाई, तो वो भी क्या इकोसिस्टम बन गया, वो पूरा क्या इकोसिस्टम है। ठीक है, तो वो क्या है, मानव निर्मित है। मतलब खेती अपन खुद ही तो करते हैं ना, कोई मतलब ऐसे प्रकृति से थोड़ा ना होती है अपने आप खेती, अपन खुद वो फसल लगाते हैं, तो क्या मानव निर्मित हो गई। एक क्या है जल जीवशाला, ये क्या है, जल जीवशाला क्या होता है, एक्वेरियम क्या होता है, जो कोठी बंगले वाले लोग होते हैं उनके घरों में आपने देखा छोटा सा वो बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या है, वो पानी भरा रहता है और मतलब सुंदर सुंदर उसके अंदर मछलियां जो है वो छोटी छोटी बहुत तैरती रहती हैं, तो वो क्या एक्वेरियम। चलो पारितंत्र के घटक की बात कर लेते हैं। तो पारितंत्र के जो घटक है, पहला है उत्पादकता, दूसरा है अपघटन, तीसरा है इसका ऊर्जा प्रवाह और चौथा है पोषण चक्र। एक एक की बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले की बात करेंगे उत्पादकता। उत्पादकता की बात करें तो देखो जो सकल प्राथमिक जो उत्पादकता है, मतलब जो जीपीपी है, ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, मतलब क्या है, सीधी सी बात बताऊं मैं आपको कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, जो पौधे हैं क्या, जो अपने जो प्लांट्स हैं जितने भी अर्थ पर, वही क्या है, मेन जो है प्रोड्यूसर तो वही है, मेन उत्पादक तो वही करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना बनाते हैं, और वो खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या उत्पादकता करते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, जो प्लांट्स करते हैं वो क्या होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है, इसको बोलते हैं जीपीपी। ठीक है, अब क्या है, प्लांट्स ने कुछ अपनी रेस्पायरेशन भी करी, कुछ अपनी गतिविधियां करी, उनके अंदर कुछ एनर्जी जो वो लॉस हुई। ठीक है, वो मैंने निकाल दिया कि मान लो ये टोटल बनी अपनी क्या है, ये टोटल बनी। ठीक है, इसमें से मैंने आर जो है वो बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो प्लांट्स है वो अपनी खुद की काम भी करेगा, तो उसमें आर निकल गया। ठीक है, अब ये जो प्लांट है इनको किसने खाया, जो उपभोक्ता है उसने खाया, उपभोक्ता जो है उसने खाया, उसने जब खाया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी वो पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर ये टोटल बनी जीपीपी। ठीक है, जो किससे बनी, प्रकाश संश्लेषण से बनी। उसमें जीपीपी से मैंने क्या है, आर माइनस कर दिया। आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस है। ठीक है, जो आप श्वसन क्रिया करी प्लांट्स ने, उसके अंदर लॉस हो गया एनर्जी का। ठीक है, अब ये आर निकालने के बाद में जो टोटल बच जाती है वो क्या होती है, नेट प्राथमिक उत्पादकता। क्या है, नेट प्राथमिक उत्पादकता बचती है, जिसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो नेट प्राथमिक जो उत्पादकता होती है, यही उपभोक्ता के लिए अवेलेबल, जो उपभोक्ता होगा, जो कंज्यूमर होगा, वो किसको खाएगा, इसको खा सकता है, इसको नहीं खा सकता, क्योंकि ये जो टोटल बनती है ये तो इसमें से कुछ भाग तो जो प्लांट है वो खुद भी काम में लेगा। ठीक है, चलो अब ये जो उपभोक्ता खाया, ठीक है, उपभोक्ता ने इसको खा ली। ठीक है, उपभोक्ता खाएगा, उसके बाद में उपभोक्ता को जब दूसरा खाएगा, ठीक है, द्वितीयक जो उपभोक्ता जो खाएगा, ठीक है, उपभोक्ता ने इसको खाया, उपभोक्ता भी कुछ काम करेगा अपने शरीर के, तो उसके अंदर भी कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो कुछ एनर्जी क्या है वहां पर निकल जाएगी, तो यहां पर कुछ एनर्जी निकल गई। फिर द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, वो इसको खाएगा, तो उसके पास उससे कम जाएगी एनर्जी। चलो फिर आगे बात करें, एनपीपी क्या होती है भाई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अभी मैंने आपको बता तो दिया कि भाई जो ग्रोस प्राइमरी जो जीपीपी होती है उसमें से आर अपन निकाल देंगे। आर क्या है, कुछ श्वसन क्रिया करेगा प्लांट, वो क्या है, उसमें रेस्पिरेटरी लॉस होगा, उसके अंदर कुछ एनर्जी का लॉस होगा, वही आपकी आर है। तो जीपीपी में से मैं आर निकाल दूं, क्या आ जाएगी, एनपीपी आ जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। फिर बात करें वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता की, मतलब पूरे साल के अंदर जो है जो उत्पादकता कितनी होती है, प्राथमिक उत्पादकता जो वो कितनी होती है। संपूर्ण जीवमंडल की बात करूं, पूरे जो जीवमंडल है उसकी बात करूं तो कितनी होगी, 170 बिलियन टन। ठीक है, 170 बिलियन टन एनपीपी है। क्या है, 170 बिलियन टन एनपीपी। और मैं महासागर की बात करूं, समुद्र और महासागर इनकी बात करूं तो इनके पास एरिया कितना भी 70% एरिया है। समुद्र और महासागरों के पास में कितना एरिया है, 70% एरिया है, लेकिन इनका प्रोडक्शन कितना भाई, 55 बिलियन टन ही है। कितना है, 55 बिलियन टन। ठीक है, टोटल कितना है, 170 में से 55 बिलियन टन ही बनाते हैं, एरिया 70% लेके बैठे हैं और सिर्फ 55 बिलियन टन बनाते हैं। ठीक है, चलो
अब देखो सबसे पहले क्या है, उत्पादक क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। जैसे आपके प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या करेंगे, उत्पादक करेंगे, ठीक है। इसमें पादप पल्वक हो गए, घास हो गया, वृक्ष हो गए, ये क्या है, ये पोषण का पहला स्तर है, ठीक है। उत्पादक को कौन खाएगा, उपभोक्ता कौन होगा भाई, प्लांट्स को कौन खाएगा, गाय, ठीक है, भेड़ जो मछली, भेड़ जो बकरी हो गई, ये सारी किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। उसके बाद में जो बकरी है, बकरी ने खाया प्लांट को, घास को खाया, बकरी ने खाया घास को, तो क्या बन गई, वो प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता। अब बकरी को किसने खाया, भेड़िए ने खा लिया, तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भेड़ियों को खाया, किसने, शेर ने खा लिया, तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा। चलो फिर बात करें अपन उत्पादक की बात कर लेते हैं, उत्पादक की बात कर लेते हैं। ये आपको पूरी सीरियल समझ में आ गई, क्या उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है। उत्पादक भाई प्लांट्स होते हैं, आपके घास हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या होंगे, उत्पादक के अंदर आ गए। उत्पादक को खाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, और द्वितीयक को जो खाएगा वो चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा। उत्पादक की बात करें तो जितने भी हरे पादप होंगे, जितने भी हरे प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या है, उत्पादक होंगे, वो क्या होंगे, उत्पादक होंगे। सूर्य की ऊर्जा आएगी, सोलर एनर्जी आएगी, सोलर एनर्जी आएगी, और क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। वो फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, वो ऊर्जा बनाते हैं जी, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा को किसमें बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा के अंदर। क्या है, सूर्य की ऊर्जा आती है, उससे क्या बनाते हैं, वो एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, तो वो क्या रासायनिक ऊर्जा के अंदर उसको बदल रहे हैं। चलो अब जलीय जो पारिस्थितिक जो तंत्र है, जलीय जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है, पादप पल्वक जो है वो क्या है, मुख्य उत्पादक होते हैं। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कौन, पादप पल्वक होते हैं। चलो उपभोक्ता की बात कर ले, अपने क्या किसकी बात कर ली, उत्पादक की बात कर ली। अब उपभोक्ता की बात कर ले, उपभोक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। अब एक होता है मैक्रो कंज्यूमर, एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर के अंदर कौन आएगा, अधिकतर जितने भी जीव है ना, अधिकतर जितने भी जीव है वो सारे किसके अंदर आएंगे, मैक्रो कंज्यूमर के अंदर आएंगे। लेकिन माइक्रो कंज्यूमर के अंदर कौन आएगा, अपघटक आएंगे। कौन आएंगे, अपघटक, मतलब डीकंपोजर, जो सड़ाने गलाने का काम करेंगे, वो किसके अंदर आएंगे, डीकंपोजर के अंदर आ जाएंगे। चलो अब बात करते हैं अपघटक की, बात कर लेते हैं। कंज्यूमर की बात कर ली, अब बात करते हैं अपघटक की, डीकंपोजर्स की बात करते हैं। तो जो जितने भी मर्द पौधे, जितने भी जानवर होंगे, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, ये सड़ाने गलाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं उनकी बात कर लेंगे। देखो ये क्या है, डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी है, इस पर क्या है, कवक और बैक्टीरिया जो है वो आएंगे, ठीक है। डेड बॉडी थी, इस पर क्या है, कवक और बैक्टीरिया आके आए, इस पर आगे क्या करेंगे, वो अपघटक जो पाचक एंजाइम है वो स्रावित करेंगे। अपघटक जो पाचन जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, स्रावित करेंगे। यहाँ पर एंजाइम निकाला, ठीक है, एंजाइम निकलेगा, जो एंजाइम निकलेगा वो क्या करेगा, अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ डालेंगे, ठीक है। जो अकार्बनिक पदार्थ है इसके अंदर, उनको सबको तोड़ देंगे, और क्या करेंगे, फिर इनसे इनके अवशोषित कर लेते हैं, फिर इनको अवशोषित कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, अकार्बनिक जो पदार्थ है उनको क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे, उसके बाद में उनको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। तो मर्द पौधों और जानवरों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अपघटक जो डीकंपोजर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। मुख्यतः कौन करता है भाई, कवक और जो बैक्टीरिया है वो ये काम करेंगे। अब बात करें खाद्य श्रृंखला की, बात कर लेते हैं। फूड चेन जो है वो क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। देखो इसके अंदर क्या है, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। मतलब एक ही दिशा के अंदर जाएगी। कैसे एक दिशा के अंदर जाएगी, अभी बताता हूं। देखो जो उत्पादक है उसको कौन खाएगा, उसको खाएगा प्रथम उपभोक्ता खाएगा। मतलब सीधी सी बात है, घास है, घास क्या है, उत्पादक, क्या है, उत्पादक है। अब उसको कौन खाएगा, बकरी खाएगी घास को, तो वो क्या प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है। और जो बकरी है उसको कौन खाएगा, भेड़िया खाएगा, तो वो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता बन जाएगा। भेड़िया को खाया शेर ने, वो क्या है, चतुर्थ उपभोक्ता बन जाएगा। अब ऐसा हो सकता है क्या, तो ये तो एक दिशा हो गई, ये एक दिशा हो गई, ठीक है। उत्पादक से प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से चतुर्थ, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई ये जो उत्पादक है ये किसको खा ले, ये खा ले चतुर्थ को खा ले, ठीक है। ऐसा हो सकता है, घास कभी शेर को खा सकता है क्या, घास शेर को खा सकता है, नहीं खा सकता। तो भाई एक ही दिशा के अंदर चलता है। तो यही बात हमने यहां बोली कि ऊर्जा का क्या है, एक दिशीय प्रवाह होता है, ठीक है। 10% नियम जो है वो क्या होता है, 10% जो नियम है वो क्या है, ऐसा नियम है भाई, सिर्फ 10% जो ऊर्जा है वो प्रत्येक ऊपर के पोषण स्तर में प्रवाहित होती है। मतलब क्या है कि भाई जितनी ऊर्जा उत्पादक के अंदर होगी, जितनी ऊर्जा घास के अंदर है उसका 10% किसके अंदर जाएगा, बकरी के अंदर जाएगा, ठीक है। बकरी ने अगर घास खाया तो घास के अंदर जितनी ऊर्जा थी उसका 10% किसके अंदर जाएगा, बकरी के अंदर जाएगा। अब बकरी को खाया किसने, भेड़िए ने खा लिया, ठीक है। अब बकरी के अंदर जितनी ऊर्जा थी ना उसका 10% किसके अंदर जाएगा, भेड़िए के अंदर जाएगा। तो सिर्फ 10% ही जाता है, टोटल एनर्जी का क्या जाता है, 10% ही जाता है। तो जितनी छोटी श्रृंखला होगी उतना क्या जाओगी, अधिक ऊर्जा होगी। कैसे होगी अधिक ऊर्जा, भाई छोटी श्रृंखला मतलब घास किसने खाया, बकरी ने खाया, तो बकरी के अंदर क्या है, उसके अंदर घास के अंदर 100% एनर्जी थी, तो उसकी 10% किसके अंदर गई,
बकरी के अंदर। अब उस 10% की भी 10% किसके अंदर आएगी, भेड़िए के अंदर। उसके 10% भी 10% किसके अंदर आएगी, शेर के अंदर जाएगी। तो जितनी छोटी श्रृंखला होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि हर जो ट्रॉफिक लेवल है, हर जो स्तर पर क्या है, कम होती जा रही है एनर्जी। अब घटकों का जो खाद्य श्रृंखला है वो शामिल में नहीं किया, जो अब घटक है जो आपके डिकम्पोजर्स हैं उनको जो खाद्य श्रृंखला है उसके अंदर, फूड चेन के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। चलो अब बात करें, क्या होता है आहार जाल, फूड वेब होता है। एक तो खाद्य श्रृंखला आपने बात कर ली, अब आहार जाल होता है जिसको फूड वेब कहा जाता है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला अगर एक साथ में जुड़ जाएं, इंटरकनेक्ट हो जाएं, बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला है वो अगर आपस में जुड़ी हुई हो तो उनको क्या बोल देंगे, वो एक जाल सा बना लेंगे, उसको बोल देंगे अपन आहार जाल, फूड वेब कहा जाएगा। चलो फिर आगे बात करते हैं अपन अपघटन की बात कर लेते हैं। अपघटन कैसे होता है, अपघटन के अंदर सबसे पहली जो स्टेप आती है वो क्या थी, खंडन। खंडन क्या है भाई, जो अपरद है उसको क्या कर देंगे, छोटे छोटे कणों के अंदर उसको तोड़ देंगे। ठीक है, अपरद क्या है, डेड बॉडी समझ लो, जो डेड बॉडी है वो क्या करेंगे, छोटे छोटे कणों के अंदर उसको तोड़ देंगे, वो क्या है आपका खंडन हो गया। फिर क्या करेंगे, निशालन करेंगे। क्या है निशालन के अंदर, क्या होता है, जो जल विलय अकार्बनिक जो पोषक है उनको अंदर क्या, भूमि के अंदर क्या कर देंगे, मृदा स्तर के अंदर उनको प्रविष्ट करा देंगे, और वो क्या अनुपलब्ध लवण के रूप में चले जाएंगे। जितने भी जो अकार्बनिक जो विलय हैं, जल विलय जो पोषक है उनको क्या करेंगे अपन, मिट्टी के अंदर उनको, वो मिट्टी के अंदर अवशोषण हो जाएंगे उसका। ठीक है, वो क्या होता है, निशालन होता है। फिर बात करें अपचयन। ठीक है, अपचयन का क्या है, इसके अंदर क्या है, अपरद जो है उस पर बैक्टीरिया और कवक आएंगे, अभी बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और क्या एक एंजाइम निकालेंगे। एंजाइम जो क्या करेगा, सरल अकार्बनिक तत्व बना देगा। ठीक है, अपरद से क्या बना देगा, सरल अकार्बनिक तत्व के अंदर उसको तोड़ देगा। तो ये जो तीन प्रोसेस है ना, ये जो तीन प्रोसेस है, खंडन, निशालन और अपचयन, ये तीनों प्रोसेस जो है ऐसा नहीं चलेगा कि पहले खंडन होगा फिर निशालन होगा उसके बाद में भाई अपचयन होगा, मतलब भाई पहले खंडन होगा उसके 20 दिन बाद में निशालन होगा उसके बाद में अपचयन होगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों जो प्रोसेस है वो साथ साथ में चलती हैं। ठीक है, एक साथ चलती हैं तीनों प्रोसेस। उसके बाद में क्या होता है, ये जो अपचयन होगा उसके बाद में कौन सी प्रोसेस आती है, ह्यूमस भवन होता है। फिर क्या होता है, ह्यूमस भवन। भवन का मतलब है बनना, किसी भी चीज का बनना, वो भवन मतलब है। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन होगा। इसके अंदर क्या है, एक गहरे रंग का क्या क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, और वह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए क्या है, उच्च प्रतिरोधी होता है। ठीक है, एक गहरे रंग की मतलब डार्क कलर की क्या है, क्रिस्टल सा बन जाएगा, और वो क्या है, जो सूक्ष्म जो माइक्रोबाइल जो माइक्रोब्स है, ठीक है, उनकी जो क्रिया है, ठीक है, वो नहीं होने देगा, उनके लिए क्या है, वो प्रतिरोधी होता है। फिर क्या बनेगा, ह्यूमस भवन के बाद में क्या होता है, खनिजी भवन बनता है। क्या बनता है, खनिजी भवन, मतलब क्या बनेंगे, खनिज बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अकार्बनिक जो पोषण है वो उत्पन्न होते हैं। खनिजी भवन, ह्यूमस भवन के बाद में, ह्यूमिफिकेशन के बाद में क्या होता है, खनिजी भवन बनता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है जो अकार्बनिक जो पोषण है वो उत्पन्न होते हैं। चलो खड़ी फसल की बात करते हैं। खड़ी फसल क्या होती है, खड़ी फसल को स्थित सशस्त्र भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। प्रत्येक जो पोषण स्तर है, ठीक है, उसका जो जीवित पदार्थ है उसके अंदर कुछ खास मात्रा होती है एक विशिष्ट समय पर। ठीक है, उसको खड़ी फसल कहते हैं। मतलब क्या है कि भाई हर एक स्तर के अंदर मान लो एक स्तर के अंदर उत्पादक है, उत्पादक के अंदर एक खास मात्रा होगी। ठीक है, एक खास मात्रा होगी तो उसी को क्या बोला है, खड़ी फसल बोला है। ऐसे ही मान लो कि जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है, ठीक है, प्राथमिक जो उपभोक्ता है, उनके अंदर भी कुछ खास मात्रा होगी, वो क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोल देंगे, खड़ी फसल कहा जाएगा। ठीक है, कुछ पदार्थ की खास मात्रा होगी। ठीक है, जैव मात्रा क्या होता है, ठीक है, जैव मात्रा जो वो क्या होता है, खड़ी फसल को मापने का जो है, खड़ी फसल को जिसमें मापते हैं ना, ये जो खड़ी फसल मैंने आपको बता दी, खड़ी फसल क्या होती है, खड़ी फसल को जिसके अंदर मापते हैं वो क्या होती है, जैव मात्रा होती है। ठीक है, अब बात करेंगे पारिस्थितिक पिरामिड की बात कर लेंगे। ये पहला पिरामिड दे रखा, किस किस के बीच में दे रखा है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर क्या है, कंज्यूमर जो है वो इसके मुकाबले में तो कमी होंगे। मान लो कि घास है, घास जितना है, घास की संख्या ज्यादा होगी कि बकरी की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, घास जितना है, ठीक है, उसके नंबर में, घास के कंपेयर में बकरी की संख्या कमी होगी ना। ठीक है, बकरी है, ठीक है, और भेड़िए हैं। ठीक है, बकरी को खाया किसने, भेड़िए ने खाया, तो बकरी की संख्या ज्यादा होगी, भेड़िए की संख्या कम होगी। ठीक है, वैसे ही भेड़िए की संख्या कम और शेर की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही यहाँ पर लिख रखा है कि भाई जो प्रोड्यूसर है उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या उससे कम होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या उससे कम होगी, और टर्शियरी कंज्यूमर की जो संख्या है वो बहुत ही कम होगी। फिर बात करेंगे क्या है, ट्रॉफिक लेवल दे रखे हैं, इधर क्या ड्राई वेट दे रखा है, इस बार क्या है, भार दे रखा है इनका। ठीक है, तो भाई संख्या कम है, संख्या अगर कम है, इनकी संख्या कम होती जा रही है ऊपर की तरफ, तो भार भी कम होता जाएगा। तो यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर इनकी भाई भार इतना है, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर उनका भाव कम होता जाएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर उनका भार और कम होगा। ठीक है, उनका और कम हो जाएगा। जब संख्या ही कम है तो भार भी कम ही होगा। फिर भी आएंगे ना, बाकी सारे जितने भी आएंगे वो सारे आपको सीधे दिखेंगे, लेकिन जो इन्वर्टेड जो आता है ना, इन्वर्टेड जो पिरामिड बनता है वो किसका बनता है, वो बनता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। ठीक है, इसके अंदर क्या भाई, ये पानी वालों का है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, और जू प्लैंक्टन के बीच में बनता है। इसके अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन जो है। ठीक है, जो प्राथमिक जो उत्पादक है वो कम होता है, और जो कंज्यूमर है वो ज्यादा, खाना बनाने वाले कम है और खाने वाले क्या है, यहां पर ज्यादा है। तो ये इन्वर्टेड है, ध्यान में रखना। कहां पर बनता है ये,
ये बनता है भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। फिर ये देखो भाई, ये क्या है, एनर्जी आई, ठीक है, सनलाइट जो है, टोटल सनलाइट कितनी आई, ये वाली जो सनलाइट टोटल आई, ठीक है, और प्लांट्स के पास में कितनी है, 10,000 जूल, कितनी है, 10,000 जूल, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर कितनी गई, 1000 जूल, ठीक है। मतलब क्या है इसके अंदर ये है कि भाई 1% जो है ना, 1% जो है वही एनर्जी जो है अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या 1% एनर्जी वही क्या है कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहां से क्या है, जो ये इतनी क्या सनलाइट आई, इसका 1% क्या है प्लांट जो है वो फिक्स कर पाए, 10,000 जो एनर्जी है, 10,000 जूल जो एनर्जी है वो कर पाए। उसके बाद में 1000 जाएगी किसके अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, उसका 1% 100 जूल, उसका 1% 10 जूल, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पर, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट अवेलेबल इनटू द एनपीपी। मतलब जितनी आएगी, पूरी जितनी सनलाइट आएगी उसका 1% ही वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर पाएंगे एनर्जी में। फिर बात करें पारिस्थितिक अनुक्रमण की, बात करते हैं, ये क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल चट्टाने थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल चट्टाने थी, पहाड़ थे। उसके बाद में अब जंगल बन गया वहां पर, अब क्या है वहां पर जंगल बन गया, वही क्या है पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है, उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से क्या है आंकलित परिवर्तन को क्या करते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि बात पर चट्टाने थी, उसके बाद में वहां पर जंगल बन गया, वही है, ठीक है। इसके अंदर एक चरम समुदाय होता है। चरम समुदाय क्या है भाई, चरम समुदाय देखो मैंने आपको बताया, देखो पहले क्या है, चट्टाने तो क्या है, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में क्या है, वो छोटे छोटे कंकर बनेंगे, उसके बाद में मिट्टी बनेगी वहां पर, उसके बाद में ऐसे थोड़ा ना डायरेक्ट पेड़ आ गए, ठीक है। पहले आएगी एल्गी आएगी, उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में कहीं जाकर एंजियोस्पर्म आएंगे। तो ये कैसे चलता जाएगा। तो चरम समुदाय कौन सा होता है इनमें, चरम समुदाय कौन सा होगा, परिवर्तन द्वारा गठित समुदाय जो पर्यावरण के संतुलन के नजदीक होगा। पर्यावरण के संतुलन के नजदीक कौन है, जो एंजियोस्पर्म है वो ज्यादा नजदीक है, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा क्या है एंजियोस्पर्म है, तो मतलब ज्यादा नजदीक कौन है, एंजियोस्पर्म है। तो चरम समुदाय कौन सा होगा, जो फाइनल कम्युनिटी, वो फाइनल कम्युनिटी, ठीक है, पहले क्या आएगी, एल्गी आई, ठीक है, फिर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, फिर एंजियो आई। तो फाइनल कम्युनिटी उसको मानेंगे, वो फाइनल कम्युनिटी जो क्या है इकोसिस्टम के, तो पर्यावरण के साथ में क्या है ज्यादा उसके क्लोज रहेगी, वो क्या है, उसको क्या मानेंगे अपन, चरम समुदाय मानेंगे। कर्मक क्या है, कर्मक क्या है कि भाई एक क्रम के अंदर चलेंगे, पहले एल्गी, उसके बाद में ब्रायो, उसके बाद टेरिडो, जिम्नो, ठीक है, एक क्रम चल रहा है, तो ऐसे, ठीक है। अब एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण, एक होता है द्वितीय अनुक्रमण। दोनों के अंदर फर्क क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण वो होता है कि भाई पहले कुछ भी नहीं था वहां पर, पहले कुछ भी नहीं था, पहले चट्टाने थी, तो क्या हुआ, पहले चट्टाने उसको तोड़ा, फिर उसके छोटे छोटे पत्थर बने, छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ा तो मिट्टी बनी, उसके बाद में क्या है एल्गी, फिर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ठीक है, उसके अंदर बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो ये क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां पहले कोई सजीव नहीं रहा, पहले कोई भी सजीव नहीं था, ठीक है। तो इस वहां पर अगर अनुक्रमण होगा, ऐसी जगह पर अगर अनुक्रमण होगा तो क्या होगा, वो स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन जो द्वितीय अनुक्रमण है, इसके अंदर क्या है, पहले वहां पर सब कुछ था, पहले जंगल था, बढ़िया जंगल था वहां पर, लेकिन क्या हुआ, सुनामी आई, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो क्या हुआ, वो जंगल जो है वो पूरा नष्ट हो गया, ठीक है, वहां पर फिर मिट्टी रह गई, ठीक है। तो अब वहां पर जब अनुक्रमण होगा तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि वहां पर पहले वहां पर तो चट्टाने थी, यहां पर तो मिट्टी बनी बनाई है, ठीक है, मिट्टी बनी बनाई है, फिर वो उपजाऊ भी है, ठीक है, और वहां पर बीज भी मिलेंगे अपन को, जो पुराने प्लांट है, तो वहां पर अनुक्रमण जो है वो जल्दी होगा। तो ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जो जीव हैं जो कभी वहां रहते थे, किसी प्रकार से नष्ट हो गए, तो वो क्या है, वहां पर फास्ट हो गया, अनुक्रमण जो वो क्या होगा, फास्ट होगा। चलो बात करें पादपों का अनुक्रमण की बात कर लेते हैं। तो एक नग्न क्षेत्र मतलब जहां पर सिर्फ चट्टाने हैं, वहां पर क्या हुआ, लाइकेन आए, ठीक है, चट्टाने हैं, वहां पर क्या है, लाइकेन आए, चट्टानों पर क्या है, लाइकेन आए, ठीक है। लाइकेन के क्या है, मूल अन्वेषक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक किसको बोलेंगे, जो सबसे पहले आते हैं ना, जो सबसे पहले आते हैं उनको मूल अन्वेषक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लाइकेन आए, तो लाइकेन क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक बोलेंगे, ठीक है, मूल अन्वेषक आए। उसके बाद में जो लाइकेन ने तोड़ा, चट्टानों को तोड़ा, उसके बाद में क्या है, ब्रायोफाइट आए, फिर हायर प्लांट्स आए, टेरिडो, जिम्नो, ठीक है, वो आए, ठीक है, हायर प्लांट्स आए। तो फिर क्या है, चरम समुदाय बना, अपना एंजियोस्पर्म जो है वो चरम समुदाय बन गया। अब इसमें एक है जल आरंभी अनुक्रमण, एक है शुष्क आरंभी अनुक्रमण, ठीक है। जल आरंभी से नाम पता लगा कि ये जलीय क्षेत्र के अंदर होगा, और जो शुष्क वाला है वो शुष्क क्षेत्र के अंदर होगा। दोनों के अंदर मैं आपको बता दूं, जो जल क्षेत्र होगा ना, जो जलीय क्षेत्र होगा, ठीक है, उसको भी अपन को कहां लेके जाना, मध्यम जल परिस्थिति के अंदर लेके जाना है, और जो शुष्क वाला होगा उसको भी मध्यम जल परिस्थिति के अंदर लेके जाना है, ठीक है। अब मैं अपन जल वाले का एग्जाम्पल लेके करते हैं। देखो चारों तरफ पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, चारों तरफ पानी है, तो सबसे पहले आएंगे पादप पल्वक आएंगे, क्या आएंगे, पादप पल्वक, छोटे छोटे पौधे आएंगे, पादप पल्वक आएंगे, और बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है, वो उगेंगे सबसे पहले उस पानी के अंदर, ठीक है, नीचे उग गए। उसके बाद में क्या आएगा, निमग्न पादप चरण आएगा। उसके बाद में उन जो पादप जो छोटे छोटे उनसे थोड़े से बड़े आएंगे, ठीक है, वो बड़े भी आ गए। उसके बाद में आएंगे निमग्न मुक्त खाली पादप चरण, ठीक है, ऐसे आएंगे जो मतलब ऊपर तैरते, नीचे जमीन से नहीं जुड़े हुए, फिर वो वाले पादप आएंगे जो ऊपर जमीन पर तैर रहे हैं, बड़े बड़े पादप आएंगे जो
जो जमीन पर क्या है तैर रहे हैं। उसके बाद में क्या है नरकुल अनूप चरण आएगा, ठीक है। इसके अंदर इनसे फिर बड़े आएंगे जो जमीन से भी जुड़े हुए होंगे, थोड़े थोड़े पानी से बाहर निकले हुए होंगे और जमीन से भी वो जुड़े हुए होंगे। इनके बाद में क्या आएगा कच्छ बन जाएगा, कच्छ सदल जो चरण है वो आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे, क्या है बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे। उसके बाद में कुंज चरण आ जाएगा, कुंज चरण आ जाएगा मतलब इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे पानी के अंदर। और उसके बाद में वहां पर क्या बन जाएगा जंगल। तो पानी था, पानी के अंदर पहले छोटे छोटे पेड़ आएंगे, उसके बाद में उससे बड़े, उसके बाद में क्या है जो पानी के अंदर तैरने वाले आ जाएंगे, उसके बाद में उनसे बड़े थोड़े पेड़ आ जाएंगे जो जमीन से जुड़ जाएंगे, जड़े आ जाएंगे उनके अंदर, फिर जो है बड़े पेड़ आ जाएंगे। उसके बाद में वहां पर क्या है जंगल बन जाएगा। तो पहले पानी था और फिर थोड़े दिन बाद में क्या बन गया वहां पर जंगल। ये ऐसा नहीं कि भाई एक साल के अंदर बन जाता है, नहीं, बहुत हजारों साल लगती है इनके अंदर। चलो फिर बात करें स्त्रीकरण, क्या है स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, अलग अलग प्रजातियों की, विभिन्न प्रजातियों का क्या है ऊर्ध्वाधार जो है ऊर्ध्वाधार जो है वो वितरण की बात कर लेते हैं। मतलब क्या है रैंक देंगे इसके अंदर। रैंक क्या है, रैंक क्या होती है, देखो प्लांट्स की बात करें, जंगल की बात कर लेते हैं। जंगल के अंदर ऐसा है कि बड़े बड़े पेड़ भी होंगे और घास भी होगा, झाड़ियां भी होंगी। तो जो बड़े बड़े पेड़ है वो उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या है सबसे ऊपर होंगे, वो क्या है टॉप पर होंगे, तो सबसे ऊपर क्या आएंगे पेड़ होंगे। उसके बाद में पेड़ से कम हाइट किसकी है, झाड़ियों की हाइट कम है भाई, ठीक है, वो क्या है मध्य में रहेंगे। और घास तो बेचारा सबसे कम होती है उसकी हाइट, तो वो क्या है नीचे नीचे रहेगा, ऊपर पेड़ फिर क्या है झाड़ी, उसके बाद में क्या है घास। तो ये क्या होता है आपका स्त्रीकरण, मतलब एक एक को क्या है रैंक देना, ठीक है, अलग अलग स्तर देना, ठीक है। फिर बात करें स्थायी अवस्था की बात करें, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, तो ये क्या होती है भाई मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है। तो मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में कैल्शियम है, कार्बन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, वो कितनी मात्रा के अंदर है, उसी को क्या बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है या फिर स्थायी अवस्था कहा जाता है। फिर बात करें पोषक चक्रण की, ठीक है, तो जैव भू रसायन चक्र भी इसको बोलते हैं। पोषक चक्रण की बात करें तो एक है गैसीय, एक है अवसादी और तल छठी। पहले गैसीय की बात कर लेते हैं। गैसीय क्या है, इनका जो भंडार है वो क्या है वायुमंडल में विद्यमान है। जो गैस कहां रहती है वायुमंडल के अंदर रहेंगी, तो गैसीय जो है वो कहां रहेंगी वायुमंडल के अंदर। कौन कौन सी है इसके अंदर भाई, नाइट्रोजन और कार्बन क्या होती है कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो क्या गैस है, कहां रहेंगी वायुमंडल के अंदर, ठीक बात है। फिर बात करें अवसादी, अवसादी मतलब जो जमीन के अंदर रहेंगे, ठीक है, जमीन के अंदर रहेंगे। इनका भंडार जो वो धरती के पतल में स्थित है, ठीक है, धरती के अंदर है, ठीक है। तो ये कौन कौन से सल्फर, फास्फोरस क्या है धरती में मिलेंगे। अब एक एक की बात कर ले, पहले बात करेंगे कार्बन चक्र की, कार्बन साइकिल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखी हुई हैं, जल्दी से देखो। कार्बन जो है उसका शुष्क भार जो है उसका 49%, ठीक है, शुष्क भार का 49% जो है वो किसका है कार्बन का है। 71% जो कार्बन है वो कहां मिलेगी, समुद्र में विलय के रूप में विद्यमान है, ठीक है, समुद्र में मिलेगी 71% जो कार्बन है, ठीक है। सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियमित करता है। जो सागर के अंदर जितना कार्बन का भंडार है, ठीक है, वो ही क्या है वायुमंडल के अंदर कार्बन की जो मात्रा होगी उसको नियमित करता है, ठीक है। वो क्या है जो जीवाश्मी ईंधन है, ठीक है, वो भी क्या कार्बन का भंडार है। जैसे आप पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, उसमें भी क्या कार्बन ही तो है, ठीक है। उसके बाद बात करें जैव मंडल में जो प्रकाश संश्लेषण की द्वारा जो प्रतिवर्ष जो है कितनी 4 × 10⁻13 kg कार्बन जो है वो स्त्रीकरण होता है। मतलब हर साल किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ठीक है, 4 × 10⁻13 kg, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन होती है। चलो यौगिकृत जो कार्बन की कुछ मात्रा है जो वो अवसादों में नष्ट होती है, ठीक है, कुछ जो है कार्बन की मात्रा जो है वो अवसादों के रूप में मतलब सेडिमेंट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब देखो लकड़ी जलाओगे जंगल में आग लगेगी, ठीक है, और ईंधन जलाओगे गाड़ियां चलाओगे तो क्या होगा एक्स्ट्रा क्या लगेगी, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्स्ट्रा निकलेगी। तो क्या कार्बन की मात्रा एक्स्ट्रा निकलेगी, तो वो कहां जाएगी, अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में CO2 मुक्त किया जाता है। मतलब ये क्या अतिरिक्त स्रोत ही तो हो गए, ये नेचुरल थोड़ी ना, आप लकड़ी जला रहे हो नेचुरल नहीं है, ठीक है, जंगल में आग लग गई, ठीक है, आप गाड़ियां चला रहे हो तो उनसे भी CO2 निकलती है, तो वो सारी कहां जाएगी, वो सारी वायुमंडल के अंदर जो कार्बन अतिरिक्त जो स्रोत के रूप में कार्बन जो है स्टोर हो जाएगी वायुमंडल के अंदर। फिर बात करें फास्फोरस चक्र की, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी से समझ में आ जाएगा भाई। उत्पादक है, उत्पादक के अंदर क्या है फास्फोरस है, मतलब पेड़ है उनके पास फास्फोरस है। उपभोक्ता ने इसको खाया, ठीक है, उपभोक्ता ने इसको खाया, अब उपभोक्ता जो है वो मर गया तो क्या है अपरद बन गया उसका, ठीक है, अपरद का क्या होगा, डेड बॉडी का क्या होगा अपघटन होगा, ठीक है, मतलब उसको क्या होगा सड़ाने गलाने का काम होगा। जब अपघटन होगा तो क्या होगा, वो मृदा में विलीन हो जाएगा, मतलब मिट्टी में वो मिल जाएगा। मिट्टी में जब मिलेगा तो इसके अंदर जो फास्फोरस था वो क्या होगा मिट्टी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, चला गया जी मिट्टी के अंदर। और जो चट्टानी खनिज जो है, चट्टान के अंदर क्या होगा फास्फोरस होता है, तो चट्टाने जब तोड़ेंगे तो चट्टानों से क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी, तो उससे भी क्या जाएगा मृदा के अंदर क्या चलेगा फास्फोरस जाएगा। तो मृदा के अंदर कहां से आ गया फास्फोरस, एक तो अपरद से आ गया, एक दूसरा कहां से आ गया चट्टानी खनिज से आ गया, ठीक है। अब जो प्लांट है इसके पास में कहां से आया फास्फोरस, इसके पास में कहां है, ये प्लांट कहां होता है मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर तो उगा हुआ होता है, तो मृदा के पास में क्या है आपका फास्फोरस है वो कहां जाएगा उत्पादक के पास में जाएगा। एक तो कंडीशन ये हो गई। अब मान लो ये उत्पादक जो है जो प्लांट है इसको किसी ने खाया नहीं, हवा आंधी आई और ये गिर गया तो ये क्या है इस बार ये क्या बन गया, यहां पर ये क्या बन गया, इसकी डेड बॉडी जो होगी उसको गलाने का काम होगा, ये भी अपरद में बनेगा, अपरद को क्या अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा मृदा में ये विलीन हो जाएगा और फास्फोरस जो है वो चला जाएगा। अब बात करें पारितंत्र सेवाओं की बात कर लेते हैं, इकोलॉजी
इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो देखो जितना अपन को नेचर से मिलता है उसका कोई प्राइस नहीं है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इन्होंने क्या किया, प्राइस टैग लगाया हर एक चीज का। इन्होंने कहा कि भाई प्राइस टैग बताया इन्होंने कि यूएस डॉलर, पहले तो डॉलर की बात कर ली, तो यूएस डॉलर वो कितना 33 ट्रिलियन पर ईयर, ठीक है। अपन नेचर से कितना कुछ लेते हैं उसका जो अपन प्राइस टैग दें उसको, तो क्या कितना दें, यूएस डॉलर 33 ट्रिलियन पर ईयर, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। कैलकुलेट ही नहीं करना। टोटल कॉस्ट क्या है भैया, हर को एक टोटल कॉस्ट बांटी है। तो बात करें कि इसकी सॉइल फॉर्मेशन, जो मिट्टी बन रही है, जो चट्टानों से मिट्टी बन रही है, ठीक है, उसको कितना पैसा बताया इन्होंने, 50%। जो ये 33 ट्रिलियन है उसका 50% किसको जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन को जाएगा, ठीक है। उसका 10% से कम किसके पास जाएगा, न्यूट्रिएंट जो साइक्लिंग हो रही है उसको जाएगा, ठीक है। 6% जो किसको जाएगा, क्लाइमेट रेगुलेशन, जैसे हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जो जंगल वंगल है, इनको कितना जाएगा, 6%। तो ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जीव और समष्टियां, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जीव जो है, बहुत सारे जीव मिलकर क्या बनाते हैं, समष्टियां बनाते हैं। समष्टियां क्या होती है, पॉपुलेशन, जनसंख्या बनाते हैं। बहुत सारे जीव मिलकर समष्टियां बनाते हैं, सब बहुत सारे समष्टि मिलकर क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं समुदाय बनाते हैं, और बहुत सारे समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, जीवोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जीवोम। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो आपको दे रखा है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो क्या, देखो इधर क्या है, औसत वार्षिक जो वर्षण है, ठीक है, कितनी बारिश हो रही है वो इस साइड में लिखी गई है। इधर कितनी उसके अंदर तापमान है वो इस साइड में लिखा गया है। अब आप सबको पता है कि भाई मरुस्थल जो एरिया होता है उस डेजर्ट के अंदर कोई बारिश वारिश इतनी होती नहीं, तापमान बढ़िया होता है। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या है, बारिश बहुत कम है, क्योंकि इधर बारिश बढ़ती जा रही है, इधर तो बहुत कम है। तो यहाँ पर मरुस्थल जो है वो यहाँ पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और बारिश भी नहीं हो रही, तो मरुस्थल यहाँ पर आ गया। जो उष्ण कटिबंध जो वन है, ठीक है, उनके अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है और वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। जो उष्ण कटिबंध वन होते हैं उनके अंदर क्या है, बारिश भी ज्यादा और वहां पर टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा होता है। तो वो यहां पर आ गए। फिर इनके पास में क्या होगा, शीतोष्ण वन, ठीक है, इसके अंदर बारिश भी ठीक ठाक है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है। फिर क्या है, सकुधारी वन, ठीक है, इनके अंदर क्या है, बारिश भी ठीक है, यहां पर देखो, ये आप देखो, ठीक है, और इनके अंदर टेम्परेचर थोड़ा तो कम है, ठीक है। फिर क्या, घास स्थल, इनके मरुस्थल के पास में तो घास स्थल ही होगा, मरुस्थल है उसके बाद घास स्थल आएगा। चलो, तो इनको थोड़ा सा आइडिया रख लेना यार, है ना, पूछ सकता है वो। प्रमुख अजैव कारक की बात कर ले। प्रमुख अजैव कारक कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला कौन सा, तापमान। तापमान जो है वो क्या है, अजैव कारक है, एबायोटिक फैक्टर है। तापमान की बात करें तो पारिस्थितिक जो रूप से सबसे ज्यादा जो प्रासंगिक जो पर्यावरणीय जो कारक है वो कौन है, आपका तापमान है। जो पर्यावरण के अंदर जो मेन जो एबायोटिक फैक्टर है वो कौन है, तापमान है, ठीक है। गर्म झरने, ठीक है, गर्म झरने और जो गहरे सागर है वहां पर टेम्परेचर कितना है, गर्म झरने और जो गहरे सागर है वहां पर टेम्परेचर कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहां पर रहता है, ठीक है। जीवधारी की बात कर लें तो परकीणों एंजाइम्स की बलगति को प्रभावित करता है। मतलब अपने जो जीवधारी हैं, आप और मैं, अपने अंदर टेम्परेचर जो वो कैसे अफेक्ट करता है, अपने अंदर जो एंजाइम्स है ना, अपने अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी स्पीड को कम ज्यादा करने का काम कर देता है टेम्परेचर, ठीक है। और क्या इसके अंदर एक होता है ये पर्थुताजापी, ठीक है, और एक होता है इसको बोलते हैं यूरिथर्मल, एक होता है तनुतापी, ठीक है। एक होता है पर्थुताजापी और एक होता है तनुतापी। मतलब क्या है इनका, यूरीथर्मल वर्ड जहां भी आपको दिख जाए, यूरी वर्ड जहां पर आपको दिख जाए, मतलब क्या है, वाइड रेंज की बात हो रही है, वाइड रेंज की बात हो रही है, ठीक है। और स्टेनोथर्मल दिख जाए आपको तो मतलब कम रेंज की बात हो रही है। यूरीथर्मल का मतलब क्या है, वाइड रेंज का मतलब क्या है कि ऐसा जो जीव जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकता है और वो 85 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकता है, तो वो क्या होगा, वाइड रेंज होगी, बहुत बड़ी रेंज होगी। 0 डिग्री और 85 डिग्री सेल्सियस काफी बड़ी रेंज है, ठीक है। तो इसके अंदर जिंदा रह सकता है, वो कैसे होंगे, यूरीथर्मल होंगे, ठीक है। और जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो मतलब 40 डिग्री पर रह सकता है, कोई ऐसा जीव है जो 40 डिग्री पर क्या है, जिंदा रह सकता है, अगर 35 डिग्री भी कर दिया तो भी वो मर गया, तो वो क्या, स्टीनोथर्मल है। मतलब वो क्या है, बहुत ही कम रेंज के अंदर वो जिंदा रह सकते हैं, वो क्या है, स्टीनोथर्मल होते हैं। तो इनका क्या है, जो है कम होता है, इनका जो कम व्यापक होते हैं, और ये क्या है, इनका जो व्यापक है जो क्या ज्यादा होता है, सहन करने की जो शक्ति है वो ज्यादा होती है। चलो, अब बात करें जल की, बात कर लेते हैं। तापमान की बात कर ली, दूसरा क्या है, जल। जल की बात करें तो जलीय जो जीव होते हैं उनको भी भाई पानी की समस्या होती है। आपको अब आप बोलोगे भैया कि वो तो पानी के अंदर ही रह रहे हैं, उनको क्या जल की समस्या हो गई। भाई पानी का जो अगर पीएच अगर उनके हिसाब का नहीं है, ठीक है, पानी की जो कंपोजिशन अगर वो उनके हिसाब की नहीं है तो बेचारा वो पानी कैसे पिएंगे, ठीक है। उनकी पीएच मान लो उनको एसिडिक नहीं चाहिए और पानी वो एसिडिक हुआ पड़ा है, ठीक है, तो पानी कैसे पिएंगे, तो उनको भी जल की समस्या आएगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, वो भी जल संबंधित जो समस्या है उनका सामना करते हैं। फिर बात करें अंतःस्थलीय जो जल है, ठीक है, अंतःस्थलीय जल है जो उनके अंदर लवणता कितनी होती है, जो अंतः स्थलीय जो जल है उसके अंदर लवणता कितनी होती है, लेस देन 5 पीपीटी। 5 पीपीटी का मतलब क्या है, पार्ट्स पर 1000, ठीक है, 1000 में 5, ठीक है।
तो 5 से भी कम होती है। समुद्र के अंदर कितनी लवणता होती है? 30 से 35 पीपीटी, ठीक है। और जो अति लवणीय जो लगून है वहां पर कितनी होती है? 100 से भी अधिक ज्यादा लवणता होती है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। फिर यहां पर भी आ गया यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन, ठीक है। यूरी का मैंने आपको बता दिया कि वाइड रेंज होगी, ऐसे जीव जो वाइड रेंज मतलब जो क्या है 5 पर भी बढ़िया चल जाएगा उनका काम और 100 पर भी बढ़िया काम चल जाएगा। तो क्या है वो इनकी रेंज ज्यादा बढ़िया होगी ना, ठीक है। रेंज बड़ी होगी तो क्या है यूरी थर्मल, ठीक है, इसको भी झेल लेंगे वो। स्टीनोथर्मल जो है वो मान लो 30 पर जिंदा रह सकते हैं, अगर मैं 35 कर दी तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? स्टीनोथर्मल, मतलब कम रेंज के अंदर वो जिंदा रह सकते हैं। यही बात यहां पर लिख रखी है। चलो फिर बात करें प्रकाश की बात कर लेते, जल की बात कर ली, प्रकाश की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश क्या है भाई? सनलाइट आपकी, ठीक है। जो छोटे जो पौधे होते हैं बेचारी झाड़ियां और जो घास है, इनके लिए सनलाइट जो है ना, सनलाइट जो है इनको प्रॉपर नहीं मिल पाती। अब आप बोलोगे भाई सनलाइट तो सबको बराबर मिल रही, इनको क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि जंगल जो है वहां पर बड़े बड़े पेड़ है, वो आपस में उनकी जो टहनियां ऊपर से वो क्या है आपस में मिल जाती है। तो क्या है आपस में मिल जाएंगी और बेचारा घास है वो तो जमीन पर है नीचे, वो ऊपर से मिल गए तो क्या ऊपर क्या छांव हो जाएगी, उन पर घास पर क्या है सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाएगी क्योंकि ऊपर क्या वो आपस में डालियां मिल रखी हैं, तो छांव रहेगी उनके लिए। तो उनके लिए सनलाइट जो है वो बहुत ही कम रहेगी। तो वो कम सनलाइट के अंदर भी वो क्या है कम सनलाइट के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर लंबे पेड़ों की क्या रहती है? छाया रहती है। मृदा की बात करें, मृदा की मतलब मिट्टी की बात कर लें तो मृदा संगठक, ठीक है, कण साइज क्या है, ठीक है, और उसका एकत्रीकरण कैसा हुआ है, ठीक है, उसके जो सोइल है उसकी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, और उसका कण साइज कितनी है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स की साइज कितनी है उस पर क्या डिपेंड करता है कि भाई वो पानी कितना होल्ड कर सकते हैं। मान लो एक तो है बालू रेत जो है ना, बालू रेत जो है उसके अंदर जो पानी है वो कम देर तक क्या है इकट्ठा रह सकता है, ठीक है, और एक है चिकनी मिट्टी जो है, ठीक है, उसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा देर तक इकट्ठा रह सकता है। तो उनकी कण साइज जो है ना, कण साइज जो है वो अलग अलग है इस वजह से, ठीक है। तो क्या निर्धारण करती है? अंतःसरवण, ठीक है, परकोलेशन और जल धारण क्षमता। मैंने आपको बता दिया कि क्या है पानी वो ज्यादा रोक सकती है और ये कम रख सकती है। चलो अब बात करें जलीय जो पर्यावरण है, ठीक है, उसके अंदर अवसादी विशेषताएं निर्धारण करती हैं कि उनके अंदर कैसे किस प्रकार के प्राणी वहां पर रहते हैं। मान लो कोई जलीय पर्यावरण है, ठीक है, और उसके अंदर नीचे क्या है? मिट्टी है, जल ऊपर तो जल है, नीचे तो मिट्टी ही है, ठीक है, नीचे तो मिट्टी ही है। अब उस मिट्टी के अंदर क्या क्या चीजें सेडिमेंट हो रखी है, क्या क्या चीज अवसाद हो रखा है, किस किस चीजों का सेडिमेंटेशन हो रखा है, उस चीज को अगर अपन जांच करें तो उससे क्या पता लग सकता है कि अपन को कि वहां पर किस किस टाइप की क्या रह रही है, किस किस टाइप के प्राणी वहां पर उस जल के अंदर रह रहे हैं, अपन पता लगा सकते हैं, निर्धारण हो सकता है उनका। चलो फिर बात करें अजीवीय कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, रेस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। चलो ये एक है नियमन करना, एक है समरूपण, ठीक है, एक प्रवास करना, एक है निलंबित करना। एक एक की बात कर लेंगे। नियमन क्या है भाई? नियमन क्या है कि बाहर भाई गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा टेम्परेचर वैसा ही वैसा रहेगा। ऐसे अपनी बात करें, देखो बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो अपन क्या करेंगे? कांपने लग जाएंगे, ठीक है। कांपेंगे तो क्या होगा? अपने एक्सरसाइज की तरह होगी तो अपने शरीर में क्या होगी? गर्मी आएगी। तो बाहर मान लो कितना भी टेम्परेचर, अपना जो टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाएगा। बाहर गर्मी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन तो अपन क्या होगा? अपने पसीना आएगा, पसीने से क्या होगा? अपना शरीर ठंडा हो जाएगा, तो अपना टेम्परेचर जो वो मेंटेन हो जाएगा। तो अपन क्या नियमन करते हैं, ठीक है। फिर बात को संस्रूपण, जो संस्रूपण है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाहर अगर ठंडी पड़ रही है तो इनको भाई ठंड लगेगी पूरी, ठीक है, बाहर गर्मी पड़ रही है तो ये भी गर्म हो जाएंगे, ठीक है, ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। फिर प्रवास करना, प्रवास करने का मतलब क्या है? किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो कहां चले जाएंगे? वो जम्मू कश्मीर घूमने चले जाएंगे, ठीक है, शिमला चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। निलंबित करने का मतलब क्या है? निलंबित करने का मतलब क्या है? ऐसे जीव जो है जब उनके हिसाब का जब मामला नहीं रहता, उनके हिसाब का जब तापमान या टेम्परेचर जो कंडीशन जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं रहती, तब वो क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं और बढ़िया सो जाते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो ये पहले ग्राफ देखो, इसके अंदर ग्राफ के अंदर क्या है? या बाह्य स्तर है या आंतरिक स्तर है, ठीक है। अब जो नियामक है जो नियमन करते हैं उनका देखो, उनका बिल्कुल सीधा है, ठीक है, चाहे आप भाई गर्मी करो चाहे सर्दी करो, बाहर की कुछ भी हो इस तरह, ठीक है, उनका क्या है? उनका बिल्कुल देखो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ठीक है, बाहर कुछ भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, उनका मेंटेन रहेगा, ठीक है। और ये जो है संचरूपी जो है इनका क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है, बाहर अगर सर्दी बढ़ रही है तो ये इनकी बढ़ती जाएगी, अंदर का जो टेम्परेचर वो भी बढ़ता जाएगा, बाहर गर्मी है तो वो भी बढ़ती जाएगी। आंशिक जो नियामक होते हैं वो पहले तो वो क्या करेंगे? पहले तो उनका भी अंदर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर सर्दी पड़ रही है तो कम हो रहा है टेम्परेचर, उनका भी टेम्परेचर कम होगा पहले तो। लेकिन फिर क्या है? वो नियमन करने लग जाते हैं। फिर क्या है? पहले तो वो क्या है? संचरूपी की तरह काम करते हैं, उसके बाद में वो नियमन करने लग जाते हैं। चलो एक एक की बात कर ले, नियमन करना की बात कर लेते हैं पहले। इसमें क्या मेंटेन कर सकते हैं? टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तापमान जो परासरणी जो सांद्र जो स्थिर जो है उसको रख सकते हैं, ठीक है।
चलो इसमें क्या है, किससे कैसे कर सकते हो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मैंने आपको बता दी कि कांपेंगे अपन, ठीक है, तो आप सर्दी पड़ रही है तो कांपेंगे अपन, और बाहर अगर गर्मी पड़ रही है तो क्या पसीना आएगा, तो क्या है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, तो उससे अपन करेंगे व्यवहारिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। पक्षी स्तनधारी और जो क्या है थोड़े जो निम्न कशेरुकी है, ठीक है, और कुछ कशेरुकी अकशेरुकी, ठीक है, थोड़े निम्न कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स, और कुछ अकशेरुकी मतलब सम वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स। ओके, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं। पसीना आएगा, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, कांपेंगे अपन क्या, शीत ऋतु के अंदर। चलो आगे बात करें, संरूपण रखना, ये मैंने आपको बता दिया कि 99% जो प्राणी हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर क्या है बाहर टेम्परेचर, तो उनका टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाएगा जैसा बाहर टेम्परेचर होगा। तो देखो इसके अंदर 99% जो प्राणी है उनके अंदर संरूपण की जो है वही होता है, ठीक है। लगभग जो जितने भी पौधे हैं उनके अंदर उनके पास कोई इलाज ही नहीं, बेचारे के पास, वो थोड़ा ना कांपने लग जाएंगे, बाहर गर्मी पड़ रही है तो उनके पसीना थोड़ा आता है, तो उनके अंदर वही टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, बाहर जितना है उतना ही उनका हो जाएगा। शरीर का तापमान जो है वो उतना ही रहेगा, पारसनिक जो सांद्रता है वो भी उसके हिसाब से रहेगी, पर्यावरण के साथ बदलती रहती है उनकी, ठीक है, पर्यावरण के अंदर जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से उनका तापमान हो जाएगा। ये मैंने आपको बातें बता दी। ताप नियमन जो है ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला है, ठीक है, भाई ताप नियमन जो है ऐसे मतलब अच्छा चीज तो है, लेकिन खर्चीला है, मतलब इसके अंदर एनर्जी ज्यादा लगती है, अब अपन कांपेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब कुछ ऐसे जीवन बेचारे वो क्या गरीब है, ठीक है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, वो कहां से लगा देंगे, तो क्या ताप नियमन नहीं कर सकते। ये छोटे प्राणी है, ठीक है, उनका जो सरफेस एरिया है, उनका सरफेस एरिया तो बड़ा है और उनकी वॉल्यूम है वो कम है, ठीक है, वॉल्यूम अंदर की वो जो आयतन है वो कम है, तो मतलब अंदर एनर्जी तो बेचारे वो कम रख सकते हैं, ठीक है, और ऊर्जा जहां से निकलती है, सरफेस एरिया जहां से ऊर्जा निकलेगी वो बड़ा है, तो निकालने वाली जगह बड़ी हो गई और रखने वाली जगह छोटी हो गई, तो उनकी एनर्जी जल्दी से लॉस हो जाती है, तो बेचारे वो नियमन नहीं कर पाते, ठीक है, तो इनकी ऊष्मा जो है वो तेजी से कम होती है। प्रवास करना मैंने आपको बता दिया कि भाई एक जगह से वो दूसरी जगह चले जाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर उनका सुटेबल नहीं हो रहा तो वो जहां पर सुटेबल हो रहा है उस जगह पर चले जाएंगे। ऐसा एक एग्जांपल है साइबेरिया है, साइबेरिया से कुछ बर्ड्स है, साइबेरियन बर्ड्स इनको बोलते हैं, ठीक, कुछ पक्षी हैं, वो सर्दी के अंदर उड़कर आते हैं, ठीक है, कहां पर आते हैं, वो आते हैं कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ये कहां पर है, भरतपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है, साइबेरियन जो बर्ड्स है वो प्रवास करेंगे कहां पर, केवलादेव के अंदर, ठीक है, ये याद रखना, भरतपुर के अंदर है ये राजस्थान। फिर क्या है निलंबित करना क्या मैं आपको बता दें कि वो अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। इसके अंदर पहला क्या है, हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता, नाम से पता लग रहा है कि बस सर्दी पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, बढ़िया सो जाएंगे, फिर इनको कोई मतलब ना इनको भूख लगेगी ना इनको पता ही नहीं लगेगा कि बाहर क्या टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये बढ़िया अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। तो कौन है, भालू जो ये काम करता है, जब भी सर्दी आएगी भालू बढ़िया सो जाएगा, ठीक है, फिर वो खाना नहीं खाएगा, जब तक सर्दी रहेगी तब तक वो कुछ भी नहीं करेगी, उसकी बॉडी कुछ काम नहीं करेगी। एक है भाई ग्रीष्म निष्क्रियता, ये पता आपको गर्मी के अंदर होगा, एस्टिवेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ घोंगे मतलब स्नेल जो है, ठीक है, मछलियां जो है ये काम करती हैं, जब भी गर्मी पड़ेगी इनके अनुकूल टेम्परेचर नहीं है तो क्या करेंगे, ये सो जाएंगे बढ़िया, ठीक है, एस्टिवेशन करेंगे। फिर क्या उपरीत, ये क्या डाइपोजिक, इसके अंदर देखने के लिए मिलता है अपन को जू प्लांक्टन, जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। चलो फिर बात करें किसके, अनुकूलन की बात करते हैं, एडेप्टेशन की बात कर लेते हैं, तो इस पेज के अंदर पूरा हो जाएगा आपका एडेप्टेशन। तो मरुस्थलीय जो पौधे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, मरुस्थल के अंदर जो पौधे हैं वहां पर क्या है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पानी की कमी है बहुत ज्यादा, तो क्या है उनकी जो पत्तियां जो है वो छोटी छोटी हो जाएंगी। पत्तियां जो है नागफनी का पौधा अगर आपने देखा है तो उसकी जो पत्तियां हैं इतनी बड़ी नहीं होती, बस इतना सा हो जाता है, ठीक है, कांटा सा हो जाता है उसकी पत्ती की, ठीक है, तो पत्तियों पर एक तो मोटी क्यूटिकल की लेयर लग जाएगी, दूसरी बात उनके जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल जाएगी, ठीक है, और उनके अंदर धसे हुए रंध्र होंगे, मतलब स्टोमेटा जो है वो अंदर तक धसे हुए रहेंगे, तो पानी का लॉस जो वो कम हो, ठीक है, ये एक तो पहला एडेप्टेशन होगा। दूसरा क्या है, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी, ठीक है, कान और जो उनके जो पैर हैं वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, ताकि क्या है एनर्जी का लॉस कम से कम हो, ठीक है। फिर क्या समुद्रों में शील, ठीक है, वसा की परत मोटी परत हो जाती है, ऐसे जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या वसा की मोटी परत लग जाती है जिसको बोलते हैं ब्लैबर, ठीक है, ब्लैबर। अब वसा की जो मोटी परत लग गई है क्या है, अंदर की जो एनर्जी है ना उसको बाहर जाने देगी, ये जो फैट की जो लेयर लगी है ये अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं जाने की देगी, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। फिर बात करें किसकी, जो ये है अल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, तुंगता बीमारी इसको बोलते हैं। अल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, जब भी अपन किसी हाइट पर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ों पर जब जाएंगे तो क्या होता है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। कैसे होती है ऑक्सीजन की, वहां पर जो एयर प्रेशर है ना वो कम होता है, एयर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो अपन को क्या फील होता है, अपन को उल्टी वाली, ठीक है, नोजिया, ठीक है, ये सारी फीलिंग आती है, ठीक है, उल्टी होने वाली फील आती है। तो क्या करते हैं उस टाइम में, क्या होता है अपना शरीर क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, क्या कर देता है, आरबीसी का उत्पादन जो है वो बढ़ा देता है, तो उससे क्या है अपना जो है मेंटेन हो जाता है, जो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। व्यावहारिक जो अनुक्रिया वो क्या होती है भाई, जो मरुस्थल के अंदर जो छिपकलियां होती हैं, रात के अंदर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है, मरुस्थल के अंदर दिन में गर्मी रात के अंदर ठंड, ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता है। तो भाई रात के अंदर ठंड पड़ी है तो वो क्या करती हैं, दिन के अंदर क्या करती हैं, धूप के अंदर जाती हैं, धूप सेकती हैं, तो क्या है ये व्यवहारिक हो गया। फिर क्या है इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, जो उष्ण जलीय जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करेंगे, लिव इन हार्श हैबिटाट, ये क्या रहते हैं हार्श हैबिटाट के अंदर रह सकते हैं। इसकी बात तो अपन ने क्या करी है 11th वाले चैप्टर के अंदर भी की है। ये देखो भाई, ये देखो
ये जो पिरामिड दे रखे हैं इनको ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो बढ़ती कैसे दिखा रहे हैं भाई, ये जन्म पूर्व, मतलब यहाँ पर क्या है, जो येलो कलर वाले हैं यहाँ पर क्या छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर क्या है ऐसे समझो छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर क्या छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और ये फिर जो ब्लू कलर वाली है यहाँ पर क्या जवान लोग हैं, और ये क्या बूढ़े लोग हैं। तो बच्चे ज्यादा होंगे, ठीक है, और जवान जो कम होंगे और बूढ़े और कम होंगे। मतलब क्या है, बूढ़े मर जाएंगे तो जवान वो बूढ़े हो जाएंगे। फिर ये जो बच्चे हैं ना, इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो ये क्या कभी तो जवान होंगे, तो मतलब क्या जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्या है बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है। इसका देखो भाई ये क्या स्थिर है, यहाँ पर देखो बच्चे और जो जवान है वो बराबर है, कभी ये तो मर जाएंगे, ये भी फिर क्या जवान होकर ये भी क्या है बूढ़े हो जाएंगे और ये मर जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी क्या है इनके बराबर ही हैं, तो वो बड़े होंगे तो उनकी जनसंख्या भी इतनी रहेगी। तो ये क्या स्थिर दिख रही है, घटती हुई कैसे दिख रही है भाई, यहाँ पर जवान लोग तो ज्यादा है, यहाँ पर बच्चे कम है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जवान जो है आज जवान है लेकिन कल को ये मर जाएंगे, तो फिर जो आगे वाली जनरेशन आएगी उनके अंदर बच्चे कम है, तो वो क्या है कम जनरेशन हो जाएगी, जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, तो ये घटती हुई दिख रही है। चलो अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये कोई समष्टि जनसंख्या है, ठीक है, कोई समष्टि जनसंख्या है। अब इसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, देखो कोई आप्रवासन हुआ, ठीक है, कहीं से कोई आया और आकर इस जनसंख्या, कोई एक गांव है उसके अंदर मान लो कोई 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरे गांव से लोग आ गए काम करने, ठीक है, और मतलब 10 लोग आ गए उस गांव के अंदर, तो उसकी जनसंख्या बढ़ गई 110 हो गई, ठीक है। तो ये से एक तो ये बढ़ गई, ठीक है। एक क्या है जन्म दर, ठीक है, वहां पर बच्चे हो गए, ठीक है, किसी का बच्चा हुआ तो उसकी जनसंख्या वो बच्चा होगा तो वो भी जनसंख्या के अंदर गिना जाएगा, तो वो उससे भी बढ़ जाएगी, ठीक है, जन्म दर से बढ़ जाएगी। और क्या भाई, कोई इस जनसंख्या के अंदर कोई मर गया तो क्या है वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां से एक इंसान मर गया तो जनसंख्या उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। और क्या है उत्प्रवासन, उस गांव से मान लो कोई काम करने जा रहा है बेचारा, ठीक है, वो कहीं दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है दूसरे गांव, ठीक है, तो वहां से वो एक आदमी कम हो गया तो उसकी जनसंख्या कम हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे अफेक्ट होती है कौन जनसंख्या। चलो अब बात करें, एक आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ, इनकी बात कर लेते हैं। अगर असीमित संसाधन मिले तो क्या होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो वो बढ़ती जाएगी। और अगर सीमित संसाधन मिलेंगे, ठीक है, सीमित संसाधन मिलेंगे तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो ग्राफ है इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके क्या है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मतलब जो असीमित संसाधन रिसोर्सेज जो है वो क्या अनलिमिटेड मिल रहे हैं इसको, तो ग्रोथ जो वो बढ़ती जाएगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले बढ़ेगी लेकिन एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सीमित संसाधन है। तो ये आपको ये क्या याद रखना है, इसमें याद रखना आपको ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। चलो अब बात कर ले समष्टि पारस्परिक क्रिया की बात कर लेते हैं। समष्टि पारस्परिक क्रिया क्या होती है वो देख लेते हैं भाई। एक जाति ए है और एक जाति ब है, ठीक है। अगर दोनों जातियों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्लस प्लस दोनों को फायदा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सहोपकारिता। क्या बोलेंगे, सहोपकारिता। अगर एक को नुकसान और दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, दोनों को फायदा तो सहोपकारिता, दोनों को नुकसान हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको स्पर्धा, ठीक है। एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो रहा है तो उसको बोलेंगे परभक्षण, ठीक है। एक को फायदा दूसरे को नुकसान तो क्या बोलेंगे परजीविता। एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं हो रहा, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे सहभोजिता, ठीक है, इंग्लिश में कमेंसलिज्म भी इसको बोलते हैं। एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे क्या, अमेंसलिज्म कहा जाएगा। एक को देख लेते हैं, पहले बात करेंगे परभक्षण की। परभक्षण क्या है, प्रीडेशन। चलो जी, जैसे नागफनी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नागफनी जो है उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसको नियंत्रण करने के लिए क्या ले आए अपन क्या वो वहां पर लाए लोग स्लब लेके आए, क्या है स्लब मोथ लेके आए। और वो कौन सी मोथ थी, वो नागफनी को खा सकती थी। तो ये जो सुस्लभ लाए, ये नागफनी जो है ये नागफनी को खा गई और जो है नियंत्रित हो गई वो नागफनी वहां पर। एक है पिदास्टर तारामीन, ठीक है। पिदास्टर तारामीन ये क्या है, अमेरिकी जो प्रशांत तट है वहां पर थी, ठीक है। फिर क्या ये अफ्रीकन जो है वो 10 से अधिक जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई, ठीक है। ये जो पिदास्टर तारामीन जो थी इसकी वजह से 10 से अधिक क्या प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो गई, अकशेरुकी की, ठीक है। मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो 10 से ज्यादा प्रजातियां हैं वो इसकी वजह से क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब बात करें स्पर्धा की बात करें कंपटीशन की। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है जी। यहाँ पर क्या है, अबिंगडन तो टोटोइज जो है वो विलुप्त हो गए, किसके कारण, गोट बकरी आ गई, दोनों क्या है एक ही खाना खा रहे हैं तो क्या है इसके अंदर क्या है अबिंगडन जो टोटोइज है वो क्या है विलुप्त हो गए। फिर बात करें सुपीरियर जो बार्निकल जो बलेनस है, ठीक है, वो एक्सक्लूड हो गया, किसकी वजह से, इंफीरियर जो बार्निकल मतलब सुपीरियर वाले जो है उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, किसको, जो इंफीरियर वाले थे, ठीक है, जो कमजोर वाले थे उनको बाहर निकाल दिया कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, सुपीरियर वाले वहां रह गए। चलो फिर बात करें परजीविता की। परजीविता क्या है, मानव के अंदर यकृत जो लीवर फ्लूक है, ठीक है, लीवर फ्लू क्या करता है, मलेरिया करता है, ठीक है, या मानी लीवर फ्लूक मलेरिया नहीं करता, सॉरी, लीवर फ्लूक है क्या है, ये भी क्या है पैरासाइट है, और मलेरिया जो है ये भी क्या है पैरासाइट है जी, ठीक है।
गलत बोल गया, चलो। घोंगा और जो मछली है, ठीक है, ये क्या है, टर्मेटोड जो है इनके अंदर, ये क्या है, इसके अंदर पैरासाइट के रूप में काम करता है। समुद्री जो मीन है इसके अंदर कोपीपोड्स रहेगा। कसकटा जो अमरबेल है, ठीक है, अमरबेल जो है वो आपने देखा होगा, जो रिजका होता है, ठीक है, जो खेती करते हैं उनको पता है, रिजका जो होता है उस पर एक बेल होती है जिसको अमरबेल बोलते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर पूरी फैल जाती है, देखी होगी आपने। तो क्या बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है, जो मतलब जो मेड होते हैं ना उसके वहां पर जो प्लांट्स होते हैं उन पर भी ये वृद्धि करती है, बाढ़ पर भी वृद्धि करती है, ठीक है, बाढ़ पादपों पर ये वृद्धि करती है। फिर बात करें सहभोजिता, सहभोजिता के अंदर क्या होगा भाई, ऑर्किड ऑन मैंगो, मैंगो पर क्या है, ऑर्किड आ जाए, ठीक है, वो सहभोजिता का एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। बार्नेकल ऑन वेल, वेल पर जो बार्नेकल है ये भी क्या सहभोजिता का एग्जांपल है। सी एनेमन और क्लोनफिश, ठीक है, सी एनेमन और जो क्लोनफिश है ये भी क्या सहभोजिता का एग्जांपल है। और केटल, जो केटल एग्रेट और केटल एग्रेट और केटल जो है ये भी क्या सहभोजिता का एग्जांपल है। तो ये अपन ने कर लिया क्या, चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं भाई, जैव विविधता एवं संरक्षण की बात कर लेते हैं। तो जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है किसने दी, एडवर्ड विल्सन ने, किसने दी, एडवर्ड विल्सन ने दी थी ये, ठीक है। इनने क्या किया, 3 स्तरों में वर्णित किया इसको, ठीक है, एक है आनुवांशिक विविधता, ठीक है, जाति विविधता, और अगली इकोलॉजिकल विविधता, ठीक है, एक एक की बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे आनुवांशिक विविधता की, जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक प्लांट है रोवल्फिया वोमिटोरिया, एक प्लांट है रोवल्फिया वोमिटोरिया, मेडिसिनल प्लांट है, और ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है हिमालय के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये क्या निकालता है, ये जो रोवल्फिया वोमिटोरिया क्या निकालता है, रेजरपाइन निकालता है, क्या निकालता है, रेजरपाइन। रेजरपाइन क्या है, सक्रिय रसायन है, ठीक है, सक्रिय रसायन रेजरपाइन निकालेगा। और हिमालय की जो विभिन्न जो श्रेणियां हैं, ठीक है, उनके अंदर अलग अलग टाइप का रेजरपाइन पाया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हिमालय के अंदर पाया जाता है, लेकिन हिमालय की श्रेणी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग रेंज है, उनके अंदर अलग अलग टाइप के प्लांट है, यही है प्लांट तो यही है, लेकिन उनके अंदर अलग अलग जो रेजरपाइन है, इनके जो निकालता है ना, जो रेजरपाइन निकालता है उसकी जो क्षमता है ना वो अलग अलग, हर जगह पर वो अलग अलग टाइप की निकालता है, ठीक है। जो रेजरपाइन की जो क्षमता है और सांद्रता है वो भिन्न होगी हर जगह पर, ठीक है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत की बात करें तो भारत के अंदर धान की जो है कितनी वैरायटी है भाई, 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप है, 50,000 से अधिक क्या है, आनुवांशिक रूप है, ठीक है। और आम के 1000 से ज्यादा वेरायटी है भारत के अंदर। आम की कितनी वेरायटी है, 1000 से ज्यादा वेरायटी है आम की। चलो जाति विविधता की बात करें फिर, जो एम्फीबियन स्पीसीज है, जो एम्फीबियन स्पीसीज है, पश्चिमी घाट है वहां पर ज्यादा है पूर्वी घाट के मुकाबले में। पूर्वी घाट के मुकाबले में पश्चिमी घाट पर क्या है, आपकी जो एम्फीबियन जो स्पीसीज है उनकी जो है पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, जाति विविधता हो गई, ठीक है। चलो पॉपुलेशन नहीं मतलब डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। पारिस्थितिकीय विविधता की बात करें तो पारितंत्र विविधता जो है भारत के अंदर ज्यादा है, किसके मुकाबले में, जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है जैसे नॉर्वे हो गया, नॉर्वे के कंपेयर में भारत के अंदर ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलो अब बात करें कुल प्रजाति कितनी है। आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये 2004 के अंदर बताया था इन्होंने। आईयूसीएन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई 1.5 मिलियन है, टोटल स्पीसीज कितनी है, 1.5 मिलियन है। लेकिन एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, इन्होंने बोला 1.5 मिलियन नहीं, मेरे अकॉर्डिंग 7 मिलियन है। तो इन्होंने बोला भाई 7 मिलियन, ठीक है। 70% जो जीव है ना, जितने भी 70% जीव है, 70% क्या है, जीव है, ठीक है। जितने भी पूरी प्रजाति हैं उनमें से 70% क्या है, जीव है। अब 70% जीव में से भी कीट कितने हैं, 70%, और अन्य कितने हैं, 30%। टोटल 100% जितनी भी प्रजाति है उनमें से 70% कौन है, जीव है, ठीक है। अब उन्हें जीव में भी 70% में से भी 70% कौन है, कीट है, ठीक है, कीट है 70%, ठीक है। और अन्य बाकी जितने बच गए, ठीक है, भेड़ बकरी अपन जो है सारे बच गए, ठीक है, वो क्या इसमें आएंगे, 30% में आएंगे, ठीक है। 22% क्या पादप है, 70% क्या जीव है, 22% क्या पादप है। भारत में कुल प्रजातियों की बात कर लें तो भारत के पास पूरा क्षेत्र कितना है भाई, पूरे विश्व के अंदर जितना क्षेत्र है उसका भारत के पास में कितना क्षेत्र है, 2.4% क्षेत्र है भारत के पास में, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर जितना क्षेत्र है उसका 2.4% ही अपने पास क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र तो कम अपने पास, लेकिन अपने पास जो प्रजातियां हैं वो ज्यादा है। कितनी प्रजातियां अपने पास, विश्व की जितनी विविधता है उसका 8.1% अपने पास है, ठीक है, 8.1%। क्षेत्र अपने पास 2.4 ही है, लेकिन अपने पास जो विविधता वो कितनी है, 8.1%, ठीक है। जीव कितने हैं भाई, ठीक है, 90,000 से ज्यादा जीव है अपने पास में, ठीक है, अलग अलग टाइप के। पादप की वैरायटी कितनी है भाई, ठीक है, 45,000 से ज्यादा स्पीसीज है अपने पास में पादप की। धान की बात करें तो 50,000 से ज्यादा आनुवांशिक रूप है अपने पास में। आम की बात करें तो 1000 से ज्यादा वेराइटीज है इंडिया के पास में, ठीक है। विविधता ज्यादा है अपने पास, क्या है, इंडिया के अंदर विविधता ज्यादा है, इसलिए जो 12 जो महाविविध जो देश है, 12 जो महाविविध देश है पूरे विश्व के अंदर, उनमें से एक भारत भी है 12 में से। चलो ये जो पाई चार्ट दे रखे ये आपको याद होना ही चाहिए कि भाई जो पादप है उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं आवर्तबीजी, मतलब जो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा, फिर कवक, ठीक है। और फिर इनमें से देख लो भाई सवाल है वो दिख रहे हैं मेरे को, उसके बाद में क्या है, मोसेस है, फर्न है, ठीक है, और लाइकेन जो सबसे कम है। तो ऐसे आपको याद रखना है, मत्स्य सबसे ज्यादा होती है इनके अंदर, कशेरुकी के अंदर, ठीक है, स्तनधारी, उसके बाद पक्षी है, उसके बाद में क्या है, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स है, उसके बाद उभयचर है, उसके बाद में स्तनधारी है, ठीक है। ऐसे आपको ये याद रखने चाहिए। चलो
अब बात करें जैव विविधता की क्षति की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हाल ही में विलुप्त कौन कौन हुए हैं, हाल ही में विलुप्त कौन कौन हुए हैं? एक तो डोडो, डोडो जो है वो विलुप्त होगा कहां से? मॉरिशस से, ठीक है। मॉरिशस से डोडो जो है वो विलुप्त हो चुका है, ठीक है। क्वागा जो है, क्वागा जो है वो अफ्रीका से विलुप्त हो गया। एक थाइलेसीन, ठीक है, थाइलेसीन को कहां से? ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना, जो याद जो पूछा जाएगा बस वही वही लिखे होंगे, तो इनको ध्यान में रखना भाई। थाइलेसीन जो है वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। एक स्टीलियर जो समुद्री गाय है वो कहां से? वो ये रूस से गायब हो गई। बाली, जावा और कैस्पियन जो है, बाली, जावा और कैस्पियन जो है ये कहां से हुए हैं? ये बाघ की 3 उपजातियां हैं और ये क्या है? विलुप्त हो चुकी हैं। चलो अब बात करें कौन सा विलोपन, जो अभी विलोपन जो चल रहा है, जो ये विलुप्त हो रही है, विलोपन चल रहा है, ये कौन सा विलोपन है? छठा विलोपन है। कौन सा है? छठा विलोपन। मतलब क्या हो इसका कि ऐसे विलोपन, ऐसे जो विलोपन है वो 5 बार पहले ही हो चुके हैं, 5 बार पहले ही ऐसे विलुप्त हो चुकी हैं सारी चीजें। ये कौन सा चल रहा है? छठा विलोपन चल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है चार्ट में कि पहले जो 5 जो घटनाएं हुई हैं, इससे पहले जो 5 विलोपन हुए हैं वो क्या है? 100 से 1000 गुना अधिक ज्यादा तीव्र है। कौन सी? ये छठवीं जो चल रही है अपनी, ये अपन बहुत फास्ट कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा फास्ट विलुप्त करवा रहे हैं, तो ये अपन 100 से 1000 गुना ज्यादा स्पीड में काम हो रहा है ये, ठीक है। अगले जो 100 वर्ष आएंगे, इन्होंने एक भविष्यवाणी की कि अगले जो 100 वर्ष होंगे उनमें पृथ्वी की जो आधी जातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, पृथ्वी की जो आधी जातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी आने वाले जो 100 साल हैं उनमें। चलो एक है डेविड टिलमान, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्रजाति तथा जैव भार के अंदर संबंध बताया। इन्होंने क्या कहा कि जिस क्षेत्र में अधिक विविधता होगी, जिस क्षेत्र के अंदर अधिक विविधता होगी वहां पर जो प्रतिवर्ष जो है उतार चढ़ाव जो कम होंगे, ठीक है। और उच्चतर उत्पादकता होगी, वहां पर जो उत्पादकता है वो भी उच्चतर होगी। तो मतलब विविधता है वो ज्यादा होनी चाहिए, कोई भी एक एरिया है उसके अंदर स्पीसीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। चलो एक है फिर रिवर्ट पॉपर परिकल्पना, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी है? पॉल अर्लिक ने दी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि भाई लोगों को ऐसे इकोसिस्टम का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मैं समझाऊंगा इनको, एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि भाई आप एक दिन एरोप्लेन में चढ़े, आप एरोप्लेन में गए और आपने क्या किया, उसका सीट का उखाड़ के लेके आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा एरोप्लेन को, कोई फर्क नहीं पड़ा, एरोप्लेन उड़ती रहेगी। आप अगली बार गए तो सीट उठाकर लेके आ गए, एरोप्लेन को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई नहीं आई, ठीक है। एक दिन आप गए, आपने दरवाजा उखाड़ के लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन आपने क्या किया, उसके पंखे उखाड़ के लेके आ गए, अब उड़ पाएगी क्या एरोप्लेन? नहीं उड़ पाएगी। वैसे ही आपको पता नहीं लग रहा कि इकोसिस्टम जो है वो आपके लिए कितना जरूरी है। आप छोटी छोटी चीजों को विलुप्त करते जा रहे हो, उनको खराब करते जा रहे हो, लेकिन एक दिन आपको पता लगेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। इसने ऐसे समझाया गया इसको। तो वायुयान को इसने पारितंत्र बोला है, और जो रिवर्ट है, जो आपके जो पंख है, उनको बोला है कि जातियां, ये जातियां एक दिन विलुप्त हो जाएंगी, फिर आपको इनकी जो कीमत है वो समझ में आएगी, ठीक है। जैसे बिना पंख के जैसे बिना पंख के जो वायुयान है वो उड़ नहीं सकता, वैसे ही मुख्य जो प्रजातियां हैं उनके बिना जो पारितंत्र है वो स्थिर नहीं रह सकता। इनका कहने का मतलब यही है। चलो फिर एक साइंटिस्ट है भाई, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। इन्होंने बताया जातीय क्षेत्र संबंध, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब जितना अपन क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे, जितना अपन क्षेत्र का जो दायरा है वो बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा जो स्पीसीज है वो बढ़ती जाएंगी, उतनी ज्यादा स्पीसीज बढ़ती जाएंगी। मान लो मैं 1 किलोमीटर के अंदर देख रहा था कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जातियां हैं, ठीक है। अब मैंने जितनी उसमें देख ली, अब मैं बात करूं, पहले मैंने 1 किलोमीटर के अंदर देखी थी, अब मैं 5 किलोमीटर के अंदर देखूंगा तो जातियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर मैं 10 किलोमीटर के अंदर देखूंगा जातियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर मैं 20 किलोमीटर, जातियां बढ़ जाएंगी। तो ऐसे इन्होंने कहा कि भाई जातियां जो है अपन जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे तो जातियां जो है बढ़ती हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि भाई अब कितना ही एरिया बढ़ा लो जातियां और नहीं बढ़ेंगी। तो क्या है, इन्होंने क्या, भाई ये एरिया है, ये क्या है, स्पीसीज बढ़ रही है इधर, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि अब कितना ही एरिया बढ़ा लो जातियां और नहीं बढ़ेंगी। तो ये एस शेप का कर्व आता है भाई। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना क्या है, ये वाली जो चीजें है ना, ये ध्यान में रख लेना कि भाई जेड बराबर 0.1 और 0.2 के बीच में कब आएगी वैल्यू, जब छोटा क्षेत्रफल लेंगे। जब कोई छोटा क्षेत्र लेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 से 0.2 वैल्यू आएगी। ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से, जेड की वैल्यू अगर 0.6 से 1.2 आ रही है तो मतलब क्या लिया अपन ने, बड़ा क्षेत्र लिया है, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू 1.15 आ रही है मतलब क्या है कि आपने फलहारी पक्षी और स्तनधारियों की बात की है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर बात करें जैव विविधता की क्षति के कारण। अब जैव विविधता की क्षति कैसे हो रही है भाई, उसके कारण देख लेते हैं। पहला कारण जो है वो क्या है, आवासीय क्षति तथा विखंडन। मतलब क्या कर रहे हैं अपन, रहने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, जंगलों काट रहे हैं, ठीक है। तो उससे सबसे जो मुख्य कारण है वो यही है, ठीक है, आवासीय क्षति और विखंडन, ठीक है। मतलब अपन पेड़ों जंगलों काट रहे हैं तो क्या है, जो
जो स्पीसीज है जो जंगलों के अंदर रहती हैं, ठीक है, जो जंगलों का घर, जिनका घर जंगल ही है, उनके लिए तो वो क्या है, क्षति होगी आवास की। अपन तो वहां पर बिल्डिंग बना दी, लेकिन वहां पर तो जो रहते थे वो तो क्या है, विलुप्त हो ही जाएंगे। चलो, एक है भाई अतिदोहन, ठीक है, किसी चीज को मतलब ज्यादा अत्यधिक मात्रा के अंदर यूज करना, ठीक है, किसी भी चीज को मतलब ऐसा नहीं कि अपन को पता लगा कि हाँ इस चीज से अपन को ये चीज मिलती है, तो फिर अपन क्या करते हैं, उस चीज को पूरा रस निकाल लेते हैं। उस चीज का लोगों को पता लगा कि भाई हाँ मेडिकल सीट क्या है, नीट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टरी में बहुत मजा है, तो सारे क्या नीट के पीछे पड़ गए। तो बस वही है ना, पहले इंजीनियरिंग के पीछे पड़े, अब नीट के पीछे पड़ गए, तो वैसा ही है, अपन क्या है पूरा मजा लेते हैं उसका। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है भाई, विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जाति आगे किसी दूसरी जगह से विदेशी जाति का आक्रमण हुआ, तो वहां पर जो पहले से जाति रह रही थी वो क्या है, विलुप्त हो जाएंगी। फिर क्या है यहाँ पर भाई, सह विलुप्तता, मतलब क्या है, दो ऐसी जातियां होती हैं जो आपस में सामंजस्य के साथ में रह सकती हैं, मतलब क्या है, एक के बिना दूसरी नहीं रह पाएगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, किसके अंदर, जो अपना सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट था, वहां पर बताया था मैंने कि जो एक प्लांट है यूका, ठीक है, और मोथ, जो दो आपस में साथ में रह सकते हैं, उनका जो जीवन चक्र एक साथ में चल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, जो एक साथ में जिनका जीवन चक्र चलेगा, तो एक जो विलुप्त होगी तो दूसरी अपने आप उसके साथ में विलुप्त हो जाएगी। एक एक की बात कर लेते हैं, आवासीय क्षति तथा विखंडन की बात कर लेते हैं। तो भाई अमेजन जो फॉरेस्ट था, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पर क्या पहले जो पृथ्वी के जो क्षेत्र था, पृथ्वी का जितना भी क्षेत्र, पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका जितना भी क्षेत्र है, उसका 14% जो है क्षेत्र में क्या था, ये जो पूरा फैला हुआ था अमेजन रेन फॉरेस्ट। लेकिन पहले की बात आई, अब जो अपन ने काट दिया इसको और 6% बचा है। कितना बचा है, 6% क्षेत्र ही जो है वो बचा है। पृथ्वी को इसका फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि इस वहां पर इतने ज्यादा पेड़ है, इतना ज्यादा फैला हुआ है जंगल, इतने ज्यादा पेड़ है, तो वहां पर क्या ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए फेफड़ा इसको बोलते हैं। चलो, ये क्यों काटा भाई, क्यों काटा आपने, 14% था पहले, अब 6% बच गया, क्यों काटा, क्यों है, इसमें भाई सोयाबीन की खेती करनी थी, क्या करनी थी, सोयाबीन की खेती के लिए क्या है, इसको काटा जा रहा है। चलो, अतिदोहन की बात करें, अतिदोहन क्या है, स्टीलर जो समुद्री गाय आई, ठीक है, जो स्टीलर जो समुद्री गाय जो है और जो पैसेंजर कबूतर है, उनका क्या कर लिया अपन ने, अतिदोहन, मतलब उनसे ज्यादा काम करवा लिया, तो बेचारे क्या हो गए, बोले हम नहीं रहना यहाँ पर, हम तो जा रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ के चले गए, विलुप्त हो गए। चलो, फिर बात करें विदेशी जातियों का आक्रमण, ठीक है, विदेशी जाति आ गई तो वहां से जो पहले रह रही थी वो मर जाएगी। चलो, एक इसमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है, सिचलिड जो मछली है, ठीक है, वो विलुप्त होगी, किसकी वजह से, नाइल पर्च, जो नाइल पर्च जो है, जो मछली है, उसकी वजह से क्या है, ये जो सिचलिड जो मछली है ये विलुप्त हो गई, ठीक है। अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, क्या कारण क्या है, जो मूल जो कैटफिश थी वो विलुप्त हो गई। जो देश जातियां हैं, ठीक है, वो विलुप्त होगी, किसकी वजह से, जो पार्थिनियम गाजर घास आया, हाइसिंथ आया, उनकी वजह से जो देश जातियां थी, जो इंडिजिनस स्पीसीज थी, वो विलुप्त हो गई। फिर बात करें सह विलुप्तता की, तो मतलब क्या है, अनिवार्य संबंध, मतलब क्या है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, एक जिएगा तो वो भी जिएगा, दूसरा भी जिएगा, एक मर जाएगा तो दूसरा भी मर जाएगा, वो वाला है। तो पादप और परागण मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, अभी थोड़ी देर पहले बताया। चलो, अब बात करें किसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही है भाई, इक्वेडोर के उष्ण जो कटिबंध जो क्षेत्र है, वहां पर जो सहवनी जो पौधों की जो जातियां हैं, वो यूएसए के मध्य पश्चिम के में स्थित जो शीतोष्ण क्षेत्र है, उनके वनों से 10 गुना ज्यादा है। इक्वेडोर के अंदर क्या है, यूएसए वाले जो जंगल है उनसे ज्यादा है, कितने, 10 गुना ज्यादा क्या है, सहवनी पौधे जो है वो ज्यादा है। अब लिख रखे हैं यहाँ पर क्या है, स्पीसीज लिख रखे हैं, वो देखो भाई, जो आपके ऑर्किड है उनकी भाई 20,000, ठीक है, बीटल की कितनी, 3 लाख है, ठीक है, चींटियों की कितनी है, 20,000, ठीक है, और मत्स्य की कितनी है, 28,000 है। चलो, ये आपको डेटा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं वो देख लो भाई, ठीक है। पहला क्या है, संकीर्ण रूप से, ठीक है, पहले अपन क्यों करें समझे, पहले संरक्षण तो बाद में बात आती है भाई, इनको बचाना कैसे कैसे है, पहले तो ये सोचे अपन बचाएं क्यों है, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, क्यों बचाएं अपन जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बचाएं क्यों। तो उसके लिए भाई क्या बोल रहा है कि संकीर्ण रूप से उपयोगी, अपने लिए उपयोगी है। कैसे संकीर्ण रूप से कैसे उपयोगी है भाई, इनसे अपन को खाना मिल रहा है, फाइबर मिल रहे हैं अपन को, मेडिसिन इनसे मिल रही है अपन को, जो औद्योगिक जो उत्पाद है वो अपन को मिल रहे हैं, ठीक है, निर्माण सामग्री है, जो जितना भी मटेरियल यूज होता है बिल्डिंग बनाने में, वो भी अपन को वहां से ही मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए आप इसको बचाओ। ये एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इनकी खोज जो है ना, फूड फाइबर मेडिसिन की खोज को क्या बोलते हैं, जैव अन्वेषण कहते हैं, इनकी खोज को क्या बोलते हैं, जैव अन्वेषण बोलते हैं, ठीक है। 25% से अधिक जो औषधियां हैं, जो दवाइयां हैं, वो क्या है, पादपों से बनाई जाती हैं। 25% से ज्यादा जो दवाइयां वो कहां से मिलती हैं, अपन को पादपों से मिलती हैं। 25,000 से अधिक जो पादप जातियां हैं, उनको उनसे क्या है, पारंपरिक जो दवाइयां हैं वो बनाने में उपयोग ली जाती हैं। चलो, ये तो हो गई भाई कि अपन को डायरेक्ट बेनिफिट कैसे मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट अपन को कैसे मिल रहा है, कि वो बात बता दी कि अपन ने पूछा कि भाई हम संरक्षण क्यों करें, तो इसने बता दी कि भाई डायरेक्ट ये तेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है तेरे को, फाइबर मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, सारी चीजें तेरे को मिल रही हैं। तो अब भी अपन को ये तो होगा अपन का संकीर्ण रूप से, ठीक है। अब अपन ब्रॉड थोड़ा दिमाग को अपन बड़ा करें, ठीक है, अपने बारे में ना सोचें और थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करें, तो व्यापक रूप से अपन उपयोगी माने तो क्या है भाई, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलेगी तो अपन को ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये क्या बड़ा रूप है, अपन ऑक्सीजन तक तो जाते ही नहीं अपन, ना ऑक्सीजन तक तो जाते ही नहीं अपन। परागण जो है, परागण होगा तो क्या फूल मिलेंगे अपन को फल मिलेंगे, ठीक है। तो ये व्यापक रूप है। एक नैतिक रूप है, नैतिक रूप के अंदर क्या जाएगा, दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक और जो
आध्यात्मिक है वो इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब क्या है, कुछ कम्युनिटीज ऐसी है, कुछ समुदाय ऐसे हैं जो क्या करते हैं पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे पीपल की पूजा होती है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बताऊंगा आगे कौन कौन से क्षेत्र हैं वहां पर पूजा की जाती है, बताऊंगा आगे। चलो अब बात करते हैं संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं। एक है सब स्थानीय संरक्षण, एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब एक होता है उसके जहां पर वो चीज है, जहां पर वो जीव है, ठीक है, जहां पर वो रहता है उसी के स्थान पर जाकर उसका संरक्षण कर दे। एक है भाई वहां पर उसका संरक्षण नहीं हो सकता, जहां वो रहता है वहां पर नहीं हो सकता, तो उसको उठाकर लेके आए और दूसरी सुरक्षित जगह उसको रख लें। तो अब इसका एक पर देख लेते हैं। तो इन सीटों कौन कौन से सब स्थानीय कौन कौन से इसके अंदर प्राकृतिक आवास पर संरक्षण करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हॉटस्पॉट आ गया, हॉटस्पॉट टोटल कितने 34 है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान आगे कितने 90 है। जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र आ गए इसके अंदर कितने 14 हैं, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य आगे कितने 448 है। पवित्र उपवन आगे, पवित्र उपवन क्या होता है आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करें कि भाई वहां पर जो पहले से वहां रह रहे थे वहां पर उनका संरक्षण नहीं हो सकता, उनको दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। तो प्राकृतिक आवास से अलग इनको एक विशेष स्थान पर लेकर जाएंगे, ठीक है, और वहां पर उनका संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये जंतु उद्यान हो गए, ठीक है, जो जू आपके हो गए, ठीक है, जू, ठीक है, और वनस्पति उद्यान हो गए, ठीक है, और जो वन्य जीव जो आपके जो सफारी पार्क हो गए वहां पर, और बीज बैंक जो हो गए, कोई बीज अपन को स्टोर करना, तो मैंने आपको बताया था -196 डिग्री सेल्सियस पर अपन क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं, बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। चलो अब बात करें पृथ्वी सम्मेलन की बात कर लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब हुआ, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ, 1992 की बात है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और ये हुआ क्यों, सम्मेलन हुआ क्यों, ये हुआ भाई जैव विविधता को संरक्षण करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, इसलिए क्या हुआ 1992 के अंदर कहां हुआ, रियो डी जेनेरियो के अंदर ये सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसके इसमें सभी राष्ट्र जो है वो शामिल हुए थे, सारे राष्ट्र आए थे, ठीक है। फिर हुआ विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन पहले हो गया, उसके बाद में हुआ विश्व शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ, ये हुआ 2002 के अंदर, और कहां हुआ, जोन्सबर्ग के अंदर, जोन्सबर्ग के अंदर हुआ। और ये भी किसके लिए हुआ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही हुआ था। इसमें 190 देश शामिल हुए थे, ठीक है। और वहां पर क्या प्रतिज्ञा ली थी कि भाई हम 2010 तक क्या कर लेंगे, 2010 तक क्या कर लेंगे, जो जैव विविधता जो है उसकी क्षति को कम कर देंगे। अब कम हुई या नहीं हुई, नो आइडिया। चलो इन्होंने प्रतिज्ञा तो ली थी। हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं भाई, हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं। शुरू में कितने हॉटस्पॉट थे, 25 हॉटस्पॉट थे, और अब कितने 34 हॉटस्पॉट है, ठीक है। भारत में कितने हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से, एक तो पश्चिमी घाट है, एक श्रीलंका हो गया आपको, और इंडो बर्मा और हिमालय, ये क्या है भारत के अंदर हो गए। चलो क्षेत्र की बात करें तो 2% से कम क्षेत्र है, ठीक है। जो हॉटस्पॉट है इनका क्षेत्रफल कितना है, 2% से कम क्षेत्र है, ठीक है। जातियों की बात करें तो जातियां यहां पर अधिक है, क्षेत्र 2% से कम है, और जातियां जो वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उच्च स्थानिकता होती है, ठीक, उच्च स्थानिकता मतलब एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या है जी, वो प्रजाति जो सिर्फ आपको हॉटस्पॉट के अंदर मिलेंगी और कहीं भी नहीं पाई जाएंगी। ऐसी प्रजातियां जो बाकी सारी जगह से विलुप्त हो चुकी है, सिर्फ वो कहां मिलेंगे आपको, हॉटस्पॉट से ही, हॉटस्पॉट के अंदर ही मिलेंगी। तो हॉटस्पॉट द्वारा जो है विलोपन की दर को है 30% तक कम किया जा सकता है। हॉटस्पॉट अगर अपन ढंग से काम करें तो क्या 30% तक अपन क्या कर सकते हैं, जो विलोपन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। फिर बात करें पवित्र उपवन की बात कर लेते हैं। पवित्र उपवन क्या हो, सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। पवित्र उपवन मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो है वो पेड़ों की पूजा करते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, तो वो कौन कौन सी है भाई, मेघालय की जो खासी और जो जयंतिया जो पहाड़ी है वहां पर क्या है पेड़ों की पूजा की जाती है। तो पूजा करना अच्छी बात है, क्या कैसे अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि पूजा हो रही है उस चक्कर में ही कम से कम पेड़ जो है वो कटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो राजस्थान के अंदर जो अरावली है वहां पर भी पूजा की जाती है पेड़ों की, ठीक है। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की जो पश्चिमी घाट है वहां पर, मध्य प्रदेश का सरगुजा और जो चंदा और जो बस्तर जो क्षेत्र वहां पर भी होता है, पूजा की जाती है। चलो अब बात करें सरोपकारिता, इसके अंदर लाइकेन है, कवक और साइनोबैक्टीरिया, कवक और एल्गी का होता है, ठीक है, ये लाइकेन, ठीक है। और माइकोराइजा फंजाई और प्लांट्स के बीच में इनका, ठीक है। और प्लांट और एनिमल, फिग और वास्प जो है वो साथ साथ में रहेंगे, वो क्या सरोपकारिता दोनों साथ साथ में रह सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, वो क्या पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या भाई, वो मुद्दा है आपका प्रदूषण, पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा। पोल्यूशन किस वजह से होता है भाई, वायु पोल्यूशन हो सकता है, भूमि पोल्यूशन हो, ठीक है, जल मृदा, ठीक है, ये हो सकता है। अब ये होता कैसे भाई, भौतिक रासायनिक और जैवीय क्या होंगे, अभिलक्षणों के अवांछनीय परिवर्तन होगा, ठीक है, कि फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, उस वजह से क्या होगा, पोल्यूशन होता है। चलो पहले बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। नियंत्रण की बात कर लें, तो भाई वायु प्रदूषण के अंदर क्या है, एक कणकीय पदार्थ मतलब दिन कण होंगे, एक गैसीय पदार्थ, ठीक है। अगर कणकीय पदार्थ हैं, कण हैं, तो क्या करेंगे अपन, मार्जक यूज करेंगे, स्क्रबर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। उससे अपन क्या कण के जो पदार्थ हैं उनको हटा सकते हैं, तो पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक है विद्युत अवक्षेपित्र, ठीक है, अवक्षेपित्र, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको कहा जाता है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, यूज करके अपन क्या कर सकते हैं,
जो कणीय की जो पदार्थ है उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, अब गैसीय पदार्थ आपको कम करने हैं, कोई भी हवा है उसके अंदर अगर आपको गैसीय पदार्थ कम करने हैं तो कैसे करोगे? दहन। ठीक है, कंबशन से आप कर सकते हो, अवशोषण से कर सकते हो, अब्जॉर्प्शन करवा लोगे, गैस का अब्जॉर्प्शन करवा लोगे। ठीक है, और क्या? सोखना, एडजॉर्प्शन करवा लोगे। ठीक है, चलो अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार क्या है? सीपीसीबी, इसके अनुसार क्या है भाई? कणकीय जो पदार्थ हैं, ठीक है, अगर उनका व्यास जो है ना, आकार जो उनका व्यास अगर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से अगर कम हो गया तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, ये जो सीपीसीबी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो कणकीय जो पदार्थ है हवा के अंदर, अगर उसका जो डायामीटर जो है ना, ठीक है, उसका जो व्यास है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम अगर हो जाए तो वो क्या है? बहुत घातक होता है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक हानिकारक होता है। ठीक है, अब स्वचालित जो वाहन है, स्वचालित वाहन कौन होता है? ऑटोमोबाइल, मतलब बाकी जो गाड़ियां होती हैं उनको स्वचालित वाहन कहा जाता है। तो ये स्वचालित जो वाहन है वो वायुमंडल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। क्या है? प्रमुख कारण क्या है इसका? वायुमंडल का स्वचालित जो वाहन गाड़ियां चलाते हैं उसका। ठीक है, उपाय की बात करें, उपाय क्या है भाई? उपाय यह है कि जो गाड़ियां हैं उनके अंदर क्या है? उत्प्रेरक यूज किए जाए, उत्प्रेरक जो है वो यूज किए जाए। कौन से? कैटालाइटिक कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, कैटालाइटिक जो कन्वर्टर है वो उनका उपयोग किया जाए, उनके इंजन के अंदर क्या लगाया जाए? कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा जाए। अब कैटालाइटिक जो कन्वर्टर है इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भाई? ये बनता किससे? पहले तो वो बात कर लें। कैटालाइटिक कन्वर्टर कीमती धातु से बनता है, प्लेटिनियम, ठीक है, और आपका पैलेडियम और रेडियम, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम, इनसे ये बनता है। ठीक है, और ये काम किसका आता है भाई? ये जो आपकी जो हार्मफुल जो गैसेस है उनको क्या करता है? ये उनको क्या कम करने में काम करता है। हानिकारक जो गैसें हैं, ठीक है, और जो गैर हानिकारक जो गैस है उनको बदल देता है। मतलब जो हानिकारक जो गैस है, हार्मफुल जो गैसेस है उनको क्या कर देगा? जो कम हानिकारक जो गैस है उनमें ये बदल देगा। ठीक है, गैर हानिकारक गैसेस में ये बदल देगा। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अब एक खास बात और लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर कि भाई गाड़ियों के अंदर आप क्या डालो? लेड फ्री पेट्रोल ही डालो, लेड फ्री पेट्रोल या फिर डीजल ही उसके अंदर उपयोग में लो। लेड क्या होता है? सीसा। ठीक है, लेड रहित पेट्रोल डीजल का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लेड वाला पेट्रोल यूज कर लोगे, ठीक है, बढ़िया पेट्रोल पंप से नहीं डलवाओगे तो क्या होगा? क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत यह आएगी भैया आपकी गाड़ी का जो कैटालाइटिक कन्वर्टर है ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, और ये महंगा भी बहुत आता है क्योंकि इसके अंदर ये धातु कौन से लगे हुए हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम लगे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सीएनजी वर्सेस पेट्रोल डीजल। सीएनजी बढ़िया है, पेट्रोल बढ़िया है, डीजल बढ़िया है। तो सीएनजी बढ़िया है ऐसे एनसीईआरटी बोलती है। क्यों बढ़िया है जी? पहली बात तो सस्ता है, पहली बात तो क्या है? सस्ती होती है। ठीक है, सीएनजी सस्ती होती है पेट्रोल डीजल के मुकाबले में। और क्या है? अच्छी तरह ये जल जाती है। ठीक है, अच्छी तरह जलती है, मतलब पेट्रोल डीजल की तरह ज्यादा पोल्यूशन नहीं करती। सीएनजी बढ़िया तरीके से जलती है तो क्या पोल्यूशन कम होता है। और क्या इसके अंदर चोरी नहीं कर सकता इसकी। ठीक है, सीएनजी की चोरी नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल तो देखा और वहीं बोतल लगा दी नीचे, ठीक है, उसको बोतल के अंदर भर के चोरी कर ली, लेकिन सीएनजी को बोतल के अंदर नहीं भर सकते। ठीक है, इसलिए क्या है? इसकी चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर क्या है भाई? कमी क्या है इसकी? ये तो फायदे हो गए। अब सीएनजी की सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी ये है कि पाइपलाइन जो बिछाने की कठिनाई जो है ना, वो सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, पाइपलाइन बिछाने में दिक्कत आएगी इसकी। ठीक है, भारत में जो उत्सर्जन जो मानक है वो क्या है भाई? 4 पहिया जो वाहन है, ठीक है, जो 4 पहिया वाहन है वहां पर कौन सी स्टेज लग गई? भारत स्टेज 4 जो है वो लग चुकी है। कब से लग चुकी है? अप्रैल 2017 से देश भर में यह लागू हो चुकी है। जितने भी 4 पहिया वाहन होंगे वो कैसे होने चाहिए? भारत स्टेज 4 के होने चाहिए। ये किसके लिए? जो गाड़ियां कंपनी बनाती है, जो कंपनी गाड़ियां बनाते हैं उनके लिए है ये, कि भाई आपकी जो इंजन है वो कैसे होने चाहिए। ये अलग अलग उनके अंदर मानक लिख के देते हैं कि भाई ये मानक जो है वो पूरे करने चाहिए तभी गाड़ी को अप्रूवल मिलेगा, तो उनको देते हैं। तो वो क्या है? भारत स्टेज 4 चल रही है, पूरे देश के अंदर लागू हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है? 2017 से ये लागू हो चुकी है। तो ये 3 पहियों के लिए भी भारत स्टेज 4 2017 से लागू हो चुकी है, और 2 पहिया जो है उनके लिए भी ये भारत स्टेज 4 जो है वो सबके लिए लागू हो चुकी है। तो अब जो जितनी भी नई गाड़ियां आएंगी वो इन्हीं पर आएंगी पूरे देश के अंदर। अब बात कर लें, BS6 भी आ गया है ना, भारत से 6वीं चल रही है, उसकी थोड़ी सी बता दूं आपको, बाकी एनसीईआरटी के अंदर 4 ही दे रखी है। जो मेट्रो सिटीज है, जो बड़ी जो शहर है, जो बड़े शहर है जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पर क्या है? भारत स्टेज जो 6 है, ठीक है, वो लागू हो चुका है। तो नई जो गाड़ियां बन रही है वो BS6 पर आ रही है। ठीक है, चलो जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं फिर। ठीक है, वायु प्रदूषण की बात कर ली, जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो वाहित मल है जो सीवेज है, ठीक है, एक घरेलू आएगा, एक औद्योगिक आएगा। घरेलू वाला होगा उसके अंदर क्या? ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई? आप भाई सब्जी काट रहे हो, ठीक है, सब्जी काट रहे हो, ठीक है, तो सब्जी का क्या कुचरा जाएगा, सरा जाएगा, ठीक है, तो घरों से जो निकलेगा उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा। और जो औद्योगिक आएगा उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो ज्यादा रहेगा। चलो अब ऑर्गेनिक मैटर है वो सीवेज के अंदर जैसे बढ़ेगा। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था सीवेज ट्रीटमेंट की मैंने बात करी थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था माइक्रोब्स वाले चैप्टर के अंदर कि भाई ऑर्गेनिक मैटर जो है सीवेज के अंदर, जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीओडी बढ़ेगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ेगी। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ती है। तो बंगाल का आतंक किसने मचाया था? जल हाइसिन, मतलब वाटर हाइसिन जो है उसने टेरर बंगाल जो है
वो है भाई, ठीक है। शैवाल जो प्रस्फुटन भैया क्या है, एल्गल ब्लूम जो है ये क्या है भाई, पानी के अंदर पूरा शैवाल जो है वो फैल जाएगा पानी के अंदर, ठीक है, आपको हरा हरा पानी दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, शैवाल की जो है अतिशय वर्दी हो जाती है, ये अतिशय वर्दी तो होगी, और क्या करता है ये टॉक्सिन निकालता है, विषैले पदार्थ निकालता है, ठीक है, विषैले निकालता है। तो विषैले निकालेगा, उसे क्या होगा, उसे क्या होगा, जो दूसरे जो जल के अंदर दूसरे जो जीव है वो क्या होंगे, मर जाएंगे बेचारे, ठीक है। फिर बात करें किसकी, जैव आवर्धन की बात करते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो अविषाक्त जो में वर्दी होती है, क्या है, अविषाक्त जो है उसमें वर्दी होती है, उसकी सांद्रता में क्या होती है, वर्दी होती है, जो टॉक्सिकेंट है उसकी सांद्रता में वर्दी होती है। अलग हर स्तर पर, मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर जितना ज्यादा टॉक्सिकेंट होगा, मतलब जिसके अंदर जो जितना अविषाक्त की सांद्रता होगी उससे ज्यादा किसके अंदर आएगी, कंज्यूमर के अंदर, उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। तो हर एक ट्रॉफी के लेवल पर क्या होगा, कर्मिक जो पोषण स्तर है पर क्या है, जो टॉक्सिकेंट जो लेवल है वो बढ़ती जाएगी, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। चलो फिर बात करें सुपोषण की। सुपोषण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है जी, झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, मतलब एजिंग, मतलब झील बूढ़ी हो जाएगी, झील जो है वो बूढ़ी हो जाएगी। कैसे होगी भाई, झील के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है और झील की गहराई कितनी है, 10 फीट है, मान लो कितनी है, 10 फीट झील गहरी है, ठीक है। टाइम के साथ क्या होगा, झील की जो गहराई है वो कम होती जाएगी, ठीक है, वो 8 फुट हो जाएगी, फिर वो 7 फुट हो जाएगी, फिर वो 6 फुट हो जाएगी, और पानी का लेवल कम होता जाएगा, गहराई जो है वो कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी जी, नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है इनकी वृद्धि होने लग जाएगी, उसके अंदर पानी के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वृद्धि होने लग जाएगी टाइम के साथ में, और वो क्या है, उसकी गहराई कम हो जाएगी। अभी एक दिन का खेल नहीं होता, हजारों साल लगती हैं इसके अंदर, ठीक है। त्वरित सुपोषण, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके अंदर तो हजारों साल लगते हैं, लेकिन अपन ऐसा काम करते हैं कि भाई फास्ट हो जाए काम, ठीक है। तो फास्ट अपन की जो हरकतें वो ऐसी है कि अपन क्या करते हैं, जो मानवीय जो गतिविधियां ना, अपनी हरकतें जो ऐसी हैं उसकी वजह से जो सुपोषण जो है उसके अंदर तेजी आ गई है, ठीक है। तो जो जल्दी जल्दी क्या है, सुपोषण जो है वो जल्दी होने लग गया। चलो आगे चलते हैं। एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ये एक केस स्टडी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फोम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये, फ्रेंड ऑफ आर्केटा मार्श। क्या है फुल फॉर्म, क्या है, फ्रेंड ऑफ आर्केटा मार्श। ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, जल को उपचार करने के लिए क्या करते हैं, 2 चरणों में से पानी को गुजारते हैं, ठीक है। सीवेज जो पानी है, जो गटर का पानी है, क्या करेंगे, उसको 2 चरणों से भेजेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सेडिमेंटेशन करवाएंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन से क्या होगा, जो मोटा मोटा जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, जो सॉलिड वेस्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या कराएंगे, पहले अवसादन करा दिया, उसके बाद में मार्शलैंड जो है ना, मार्शलैंड जो है, ठीक है, कच्छ क्षेत्र जो है उसके अंदर से उस पानी को दौड़ाया जाएगा। उसके अंदर अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं, उस पानी को उसके अंदर से दौड़ाया जाएगा। तो क्या होगा, जब पानी उस मार्शलैंड से, कच्छ क्षेत्र से जब पानी बाहर निकलेगा तो वो साफ होकर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, उनका एक तरीका हो गया। तो ये केस स्टडी देखिए। दूसरे क्या, इकोसैन टॉयलेट है। ये इकोसैन टॉयलेट है, ये कहां पर है भाई, केरला और श्रीलंका के अंदर देखे गए हैं। इकोसैन टॉयलेट का मतलब क्या है, इनके अंदर फ्लश के लिए पानी को काम में नहीं लिया जाता। ये इकोसैन टॉयलेट केरला और श्रीलंका के अंदर, ठीक है। ठोस अपशिष्ट जो है, सॉलिड वेस्ट की बात कर ले भाई, ठीक है। सभी चीजें जो कचरे में फेंक दी जाती है, जितने भी चीजें कचरे के अंदर फेंक दी जाती है सारी क्या, सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। अब अपशिष्ट को अपन वर्गीकृत करना चाहिए, ठीक है। आजकल तो वो लगा रखे हैं ना, रोड पर लगा रखे हैं, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का वो डब्बा सा लगा के रखते हैं। तो क्या उसको अलग अलग वर्गीकृत करके अपन को उसको अंदर डालना चाहिए। कैसे भाई, जैव जो निम्नीकरण योग्य जो है, बायोडिग्रेडेबल जो होगा उसको अलग बॉक्स के अंदर डालेंगे तो उसका क्या बायोडिग्रेड हो सकता है, ठीक है। और जो रिसाइकलेबल है, ठीक है, जो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको अलग डब्बे के अंदर अपन कचरे के अंदर डालें तो वो क्या रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है। मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो जैव निम्नीकरण जो अयोग्य है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, उनको अपन को अलग रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रिसाइकलेबल होगा वो रिसाइकिल हो सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो बायोडिग्रेड कर सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उसका कोई अलग जगह उसको इकट्ठा किया जा सकता है। चलो ई वेस्ट की बात करें। ई वेस्ट क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आप कंप्यूटर चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, खराब हो जाएगा, उसके बाद फेंक दोगे, वो कहां जाएगा, ठीक है। उसका भी क्या है, मैनेजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जो विकासशील देश है जैसे इंडिया है, ठीक है, जो विकसित देश है जैसे अमेरिका है, ठीक है, तो जो विकासशील देश है वहां पे क्या होता है, मैनुअल रिसाइकल होती है। क्या होती है, मैनुअल रिसाइकल होती है। अब जब इसकी रिसाइकल होती है, जो ई वेस्ट जो है उसकी रिसाइकल जब होती है तब क्या करता है, तब इससे बहुत सारी गैसेस निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और उससे क्या होता है, जो मजदूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। और जो विकसित देश है वो तो भाई मशीन के थ्रू क्या है, रिसाइकिल कर लेते हैं। चलो प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार की बात करें तो इसके लिए भी एक केस स्टडी दे रखी है। एक अहमद खान नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी मतलब वो क्या प्लास्टिक का काम करते थे, उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, पॉली ब्लेंड कहा जाता है। प्लास्टिक के दाने होते हैं, प्लास्टिक के दानों से ही अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट है वो बनते हैं। तो प्लास्टिक के जो दाने होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीब्लेंड प्लस ब्यूटमन, ठीक है। पॉलीब्लेंड को ब्यूटमन के साथ मिलाया और बेंगलोर के अंदर सड़क बना दी, ठीक है।
इसकी प्लास्टिक और ब्यूटमन की हेल्प से क्या बना दी, सड़क बना दी। तो इस चीज को यार पूरे देश के अंदर करना चाहिए ताकि प्लास्टिक का जो लेवल है वो कम हो जाए। और इन्होंने अकेले नहीं किया था, एक वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, वहां के जो इंजीनियर जो स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है, उनके साथ में मिलकर ये काम किया था। चलो कृषि रसायन और उनके प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनसे क्या है भाई, उनके बहुत नुकसान है। क्या नुकसान है? उनको आप बार बार डालोगे तो अपनी जो जमीन है उसकी उपजाऊपन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी का जो है उर्वरता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और अपने लिए भी वो नुकसान है, ठीक है, अपने लिए भी वो नुकसानदायक है। तो क्या हुआ, अपने क्या करनी चाहिए, जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती का एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। एक रमेश चंद्र डागर नाम के एक व्यक्ति है, एक किसान है, कहां के, ये सोनीपत हरियाणा के हैं, ठीक है। इन्होंने क्या की, जैविक खेती करते हैं। क्या करते हैं? जैविक खेती करते हैं। और इन्होंने एक क्लब बनाया है जिसका नाम है हरियाणा किसान कल्याण क्लब, ठीक है, ये बनाया और इसमें 5000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। फिर बात करें रेडियो सक्रिय अपशिष्ट की, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसकी बात कर ले, ठीक है, जो न्यूक्लियर बम वगैरह आते हैं वो वाले, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम है इसकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसका आकस्मिक रिसाव हो सकता है, कभी भी ये क्या है, इससे लीकेज हो सकता है। तो इसके दो क्या है एग्जांपल भी है, एक तो 3 माइल आइलैंड के नाम से फेमस है, एक है चेरनोबिल की घटना, ठीक है। तो ये दो घटनाएं हुई भी है जिसके अंदर क्या है रिसाव हो गया था। इसको एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसको क्या है, सेफ डिस्पोजल नहीं कर सकते। मतलब क्या है, इसको डिस्पोज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है? इसको मिट्टी के अंदर, बिलो अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर, धरती के अंदर 500 मीटर नीचे इसको दबाना पड़ता है। अगर इसको अपन को डिस्पोज करना है रेडियो एक्टिव वेस्ट को, तो 500 मीटर नीचे धरती के अंदर इसको दबाना पड़ेगा। तो ये मतलब 500 मीटर बहुत ज्यादा वो होता है ना, तो इसलिए क्या दिक्कत वाली बात है। चलो अब बात करें प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका डिग्रेडेशन हो कैसे रहा है उसकी बात कर लें। तो पहला अनुचित प्रयोग, अपन अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। पानी अपन को मिल रहा है तो अपन को उसको बढ़िया कैसे पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पानी पी कम रहे हैं, उसको खराब ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अपन क्या करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो चीजें वो क्या है डिग्रेड हो रही है, ठीक है। और पहला इसके अंदर क्या है, मृदा अपरदन, ठीक है, सोइल इरोजन, ठीक है, मिट्टी का कटाव हो रहा है इसके अंदर आ गया, ठीक है, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या है, जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग, अगर पानी आप बहुत ज्यादा डालोगे तो उससे भी मिट्टी खराब होगी, ठीक है। मृदा लवणता, ठीक है, सोइल के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना आपको, CO2, CH4, CFC, N2O, ये जो है ये क्या होती है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब इनके अंदर ज्यादा कौन सी होती है, ज्यादा होती है भाई CO2 जो है वो 60% होती है, ठीक है, CH4 20% होती है, CFC जो है वो 14% होती है, और जो N2O है वो कितनी होती है, 6% होती है। बस आपको ये ध्यान में रख लेना है और कुछ भी नहीं याद रखना, CO2, CH4, CFC, N2O यही होती है। चलो अब बात करें ओजोन की, ठीक है। ओजोन आप सबको पता क्या होती है जी, ठीक है, ओजोन एक परत है, ठीक है। ये कहां पर, समताप मंडल के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है ये ओजोन, ठीक है। इसको ओजोन की जो मोटाई है उसको मापने की जो यूनिट है वो कौन सी है भाई, डोब्सन यूनिट। कौन सी है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन को किसकी यूनिट के अंदर मापा जाता है, इकाई कौन सी है, तो डोब्सन यूनिट के अंदर, DU के अंदर इसको मापी जाती है, ठीक है। CFC द्वारा ओजोन का है निम्नीकरण हो रहा है। CFC क्या होती है, गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। कहां से निकलती है, ये आपकी जो फ्रीज है, आपकी जो AC है, आप मेरे पास तो नहीं भाई है ना, जो AC वगैरह, इनसे क्या है ये CFC निकलती है, और वो क्या है, ओजोन को क्या करती है, ओजोन का निम्नीकरण कर देती है। तो इस वजह से क्या है, ओजोन होल हो गया, ओजोन का छिद्र भी हो गया। ओजोन के अंदर छिद्र कहां पर हुआ, अंटार्कटिका के अंदर छिद्र हो गया। अब मान लो ओजोन परत के अंदर अगर छिद्र हो जाए ढंग से, ठीक है, जहां पर अपन रहते हैं वहां पर छिद्र हो जाए तो क्या होगा, तो यूवी रेडिएशन निकलती है, जो यूवी रेडिएशन निकलती है कहां से, सूर्य से, वो क्या आ जाएगी, जमीन पर आ जाएगी। और जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करती है, जो आपको स्किन कैंसर है वो होने लग जाएगा, ठीक है, स्किन का कैंसर होने लग जाएगा, ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस, हिम अंधता हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। अब एक होती है खराब ओजोन, एक होती है अच्छा ओजोन, ठीक है। अब खराब ओजोन है वो कहां पर होती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो अक्षोभ मंडल है उसके अंदर जो ओजोन है वो खराब ओजोन है, और जो अच्छी वाली ओजोन है वो कहां पर, समताप मंडल के अंदर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, वो अच्छी ओजोन है। अब बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो किससे संबंधित है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है जी। किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है, ठीक है। फिर बात करें ये साइन कब हुआ, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये साइन कब हुआ, ये पूछा गया है, ध्यान से सुन लो भाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब वो साइन कब हुआ, 1987 के अंदर तो ये साइन हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे इस पर, लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, ये प्रभावी हुआ 1989 के अंदर। 1987 के अंदर तो साइन हुए थे, लेकिन प्रभावी लागू कब हुआ, 1989 के अंदर ये प्रभावी हुआ। वन की बात कर लें, भारत के अंदर
पहले कितना था भाई 30% वन था, ठीक है, अब कितना रह गया 21.54% ही रह गया, 5-4% ही रह गया, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय जो वन नीति है 1988, ठीक है, भारत की जो वन नीति जो है 1988 के अंदर, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, उसकी क्या सिफारिश दी उन्होंने 1988 के अंदर, एक सिफारिश दी उन्होंने, क्या बोला कि भाई जो मैदानी इलाके हैं उनमें 30% क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, ठीक है। इनकी सिफारिश है किसकी, एनएफपी, नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी इसकी, कि भाई जो मैदानी इलाके हैं उसके अंदर 33% जंगल होना चाहिए और पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर 67% क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। चलो अब बात करें वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन कैसे हो रहा है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ट्रोपिक्स जो है, जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो है वहां पर क्या है 40% क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, वनोन्मूलन हो गया। और जो शीतोष्ण जो टेम्परेट रीजन है वहां पर सिर्फ 1% ही हुआ है। चलो काटो और जलाऊ कृषि, सबसे बड़ा जो रीजन है वो एक दे रखा है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, क्या काटो और जलाऊ कृषि दे रखी है, इसको झूम कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं, झूम कृषि भी इसको कहा जाता है, झूम खेती, ठीक है। इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, वनों की कमी कैसे हो रही है, ये क्या करते हैं इसके अंदर, ये करते हैं कोई भी कम्युनिटी है पूरी, और ये क्या करते हैं, जंगल देखते हैं, जंगल देखा, जंगल को काट दिया पूरा, जंगल को काट देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, जो घास होगा उसको जला देंगे, ठीक है, जल गया पूरा, उसके बाद में उस पर खेती करते हैं, खेती कर लेंगे। अब क्या है, खेती कर लेंगे, एक बार बढ़िया अनाज हो जाएगा, अगली बार उसकी उपजाऊपन जो है कम हो जाएगी खेती वो जमीन की, तो क्या करेंगे, अब वहां से चले जाएंगे उठकर और दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा जंगल देखेंगे उसको भी काट देंगे। तो ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा जंगल कट रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका ये कारण है, झूम खेती का कारण है। ये कहाँ देखा जाता है, जो भारत की जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर ये देखा गया है। अब ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। क्या भाई, पर्यावरण जो अधिनियम है जो कब आया 1986 के अंदर, पर्यावरण अधिनियम जो है वो कब आया 1986 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति जो है वो कब आई, अभी मैंने आपको बताया, नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, राष्ट्रीय जो वन नीति है वो कब आई 1988 के अंदर आई, 1988 के अंदर। वायु प्रदूषण जो है वो कब, वायु प्रदूषण कब आया, ठीक है, 1981 के अंदर। और वायु प्रदूषण के अंदर शोर को कब शामिल किया, नॉइज पोल्यूशन जो है उसको शामिल कब किया गया, वो किया गया 1987 के अंदर। वायु प्रदूषण 1981, वायु प्रदूषण के अंदर शोर जो नॉइज पोल्यूशन जो उसको कभी किया गया, वो किया गया 1987 के अंदर। फिर बात करें संयुक्त जो वन प्रबंधन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या होता है, ये क्या है, जो वन विभाग है, और वन विभाग जो है उन्होंने क्या किया कि सरकार जो है, सरकार प्लस जो गांव वाले हैं, ठीक है, उनके साथ में मिलकर जो गवर्नमेंट है प्लस जो गांव के लोग हैं उनके साथ में मिलकर क्या वन को बचाया जा सकता है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए क्या है जो इसमें साथ में मिलकर सारे काम करते हैं। तो ये क्या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, कब आया 1980 के अंदर आया। फिर चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन कब हुआ 1974 के अंदर। इन्होंने क्या किया, एक बहुत सारे बड़े क्या थे बिल्डर थे, इन्होंने क्या किया कि भाई जंगल काटो, यहाँ पर हमें बिल्डिंग बनानी है। तो लोगों ने वहां पर क्या किया कि पेड़ों को क्या गले लगा लिया और उनको काटने नहीं दिया। तो ये चिपको मूवमेंट कब हुआ, चिपको आंदोलन कब हुआ 1974 के अंदर, 1974 के अंदर हुआ। फिर यह अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई कहां से है, जोधपुर राजस्थान से है। और इन्होंने क्या किया था, ये कब हुई थी 1731 की बात है ना, 1731 की बात है, कब हुआ 1731, ठीक है। राजा थे जोधपुर के जो भी, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को महल बनाना है तो उसके लिए लकड़ी चाहिएगी, तो कहां से लेके आओ, जंगल से काट लो। तो उन्होंने भेज दिया अपनी सेना को, भेज दिया, सेना गई जंगल के अंदर। वहां पर जो अमृता देवी बिश्नोई थी ये थी, और उनकी दो लड़कियां भी थी, ठीक है, छोटी छोटी जो बच्चियां थी। और ये जो बिश्नोई जो समाज है ये क्या है, पेड़ों के प्रति जो नेचर है उसके प्रति काफी वो है समर्पित माना जाता है, ठीक है। तो क्या किया, वो आए सारे, तो इन्होंने बोला कि हम नहीं काटने देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उस प्लांट की क्या गए, जो पेड़ थे उनके क्या हो गए, ये हग कर लिया, उनको क्या गले लग गए उनके, है ना, चिपक गए उनके। तो ये वो सैनिक वापस गए राजा के पास कि भाई वहां पर तो ऐसे अमृता देवी है और वहां पर और भी जो स्थानीय लोग हैं वो क्या है पेड़ों काटने नहीं दे रहे, वो क्या है बोल रहे हैं कि हम पहले हमें काट दो फिर पेड़ काटो, ठीक है। तो राजा ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, काट दो, उनको भी साथ में काट दो। तो फिर वापस आए सैनिक, तो राजा का हुक्म तो मानना ही था, तो वापस उनको काट दिया, उसके साथ में ही सबको काट दिया, अमृता देवी बिश्नोई को, उनको बच्चियों को, उसके बाद में जो स्थानीय लोग उनके थे उनको सबको काट दिया गया। तो ये बड़ा इवेंट हुआ था। और इसके अमृता देवी बिश्नोई नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये कब हुआ 1731 के अंदर हुआ, देखो। सीएनजी जो बस है दिल्ली के अंदर जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, सीएनजी बसेस थी जितनी भी, वो सारी की सारी पेट्रोल डीजल से हटाकर बस सीएनजी की बस कर दी दिल्ली के अंदर। कब हुई है 2002 की बात है, ठीक है। 2002 के अंदर दिल्ली के अंदर जितनी भी बसेस थी सारी सीएनजी पर चलने लग गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ भाई, साइन हुआ था 1987 के अंदर, 1987 के अंदर ये साइन हुआ था। और प्रभावी कब हुआ 1989 के अंदर ये प्रभावी हुआ। तो ये अपनी बायोलॉजी यहां पर क्या होती है कंप्लीट, 12वीं की बायोलॉजी कंप्लीट। 2 चैप्टर नहीं करवाए मैंने, कौन से नहीं करवाए, एक तो आपका जेनेटिक्स वाला, ठीक है, और एक आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। तो उनको इसके अंदर नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो दोनों ज्यादा समझने वाले चैप्टर। तो आप वन शॉट लेक्चर देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। तो उसके मैं बोलूंगा कि आपको वन शॉट लेक्चर देख लो, ठीक है। बाकी ये चीजें थी सारी अपन ने बायोलॉजी है वो पूरी कवर की है, ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा यार, है ना। मतलब
लगभग 5 साढ़े 5 घंटे का क्लास हुई होगी। तो इतनी में मतलब आपको 5.5 घंटे के अंदर पूरी बायोलॉजी आप ही को होगी, तो अच्छी बात है ना। और इसको भाई करने में यार काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। बार बार लाइट की कट ऑफ हो रही थी, तो मेहनत काफ़ी लगी है। तो बस थोड़ा सा प्यार दिखा देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जितने कर सकते हो बस भर भर के कमेंट कर देना, है ना। बाकी जितने अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।